बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं। थर्सडे आई होप बहुत अच्छा गुजरने वाला है और आपके प्लान के मुताबिक गुजरने वाला है। हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आपने प्लान किया है और अगर प्लान किया मैं इमरान हसन और ये आयशा हैं। चले आप शुरू करें। चलें जी, सबसे आगे आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ब्रांड न्यू एनर्जीज के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं क्योंकि एक ब्रांड न्यू दिन है। आई होप कि आज का दिन जैसे कि इमरान ने कहा आपके प्लान के मुताबिक गुजरे। इंपॉर्टेंट ये है कि प्लान किया है या नहीं किया। आप प्लान करते हैं, वैसे कल भी हमने बात की थी। कल भी हमने बात की थी। डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप प्लान कर लें तो आपको हेल्प जरूर मिलती है। आपको अगर पता हो टाइम डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो नहीं करते, तो इसलिए अच्छा वैसे आजकल जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि इतना टाइम हम अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप, अपने टैब्स पर रहते हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमारी जिंदगी में रच बस गई है, इतनी रच बस गई है कि अब तो हेयर स्टाइलिस्ट जो है ना वो भी रोबोटिक आ गए हैं। मैं तो कभी ना करवाऊं भाई अपने बाल, मुझे बहुत अजीज है। मैं किसी रोबोट के हवाले क्यों करूं? रोबोट की कोई तार आपस में गलत जुड़ जाए वो गंजाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। खैर हम बात क्यों करें टेस्ला रोबोट की, हम बात करें। एलोन मस्क जो कि अपने ब्रांड टेस्ला को प्रमोट करने के लिए और अपने ब्रांड एक्स को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन्होंने एक रोबोट से बाल कटवाए हैं। वैसे बंदा तो नहीं है पीछे, रोबोट ही है ना? रोबोट ही है, एग्जैक्टली। अब देखें ना, आप कह रहे हैं कि मैं किसी ना रोबोट के हाथ में कैंची नहीं दूंगा अपने बाल कटवाने के लिए। दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी, 400 बिलियन US$ इनकी जो है नेटवर्थ है। इन्होंने ये रोबोट जो है इसके जरिए अपने बाल कटवाए हैं, हेयर स्टाइल उनसे बनवाए हैं और उसके साथ देखें गपशप जो है वो बड़े मजे की कर रहे हैं। अच्छा मुझे तो ना ये जो इलॉन मस्क है ये भी रोबोटिक ही लग रहा है। ये खांसी मुझे असली आ गई इनको देख के। जिस तरह की सूरत हाल चल रही है मुझे तो सैलून बड़ा टेक्नो किस्म का लग रहा है। और ये क्या अपने स्पेस एक्स सेंटर में तो नहीं बैठे हुए इलॉन मस्क? ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, वो पीछे देखे ना टेस्ला का वो हमें वो भी नजर आ रहा है, नाम वगैरह लिखा हुआ है। तो वैसे आई डोंट नो, पहले इसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ती होगी, यानी कि रोबोट को कोई पिक्चर दिखाना पड़ती होगी कैसे बाल काट दो। अच्छा उसको सिखाना भी पड़ता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम तो अच्छा, उसको सिखाते कैसे होंगे? मुझे तो ये मैं वही सोच रहा हूँ। हम तो उमूमी तौर पे जब बाल कटवाने जाते हैं तो हर बार अपना जो हेयर ड्रेसर होता है उसको बताना पड़ता है यार इधर से इतने छोटे इधर से इतने लंबे कर दो। लेकिन रोबोट को या तो आपको पिक्चर दिखाते होंगे, बट इट इज समथिंग अमेजिंग। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत क्विक भी है, बहुत जबरदस्त है कि पैसे डालें हेयर कट हो जाएगी। थोड़ा स्केरी भी है, थोड़ा स्केरी भी है ना, कैंची कहीं इधर उधर न चल जाए, ये भी हो सकता है। खैर अब बात करते हैं नौ मंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका एक नया क्या कहना चाहिए स्टाइल जो है ना वो सामने आया, हेयर स्टाइल सामने आया है और ये हलचल मचाने लगा है। वंस अगेन देखिए यंग हो गए हैं पहले से, है ना? यंग लग रहे हैं, जाहिर है। एक इनको भी कोई रोबोट टक्कर गया मुझे लगता है। एक दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं तो प्रेसिडेंशियल हेयर स्टाइल हम कह सकते हैं, वो नई लुक में आना चाह रहे हैं। एक मरतबा फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन के अमेरिकी मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में वाक़ उनके ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में एक मुख्तलिफ हेयर स्टाइल में देखा गया। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बाल कटवाए नहीं, ऐसे उन्होंने जरा हेयर स्टाइल चेंज किया हुआ है, जेल शेल लगा के ना बाल पीछे कर लिए होंगे, इसलिए थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, लेकिन खुदा जब पैसे देता है, खुदा जब पैसे या प्रेसिडेंसी देता है ना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। फिर क्यों ना आए? आप देखिए माशाल्लाह बड़े हशाश बशाश लग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और आने को तैयार है। जस्ट अ फ्यू डेज मोर एंड देन आई थिंक 20-21 दिन 15 प्लस तकरीबन कोई 25 दिन बाकी है ना इनके आने में। 25-30 दिन का टाइम है, उसके बाद ही पहले वो एंजॉय कर रहे हैं। वो देखना बीच पे मौजूद थे, वो एंजॉय कर रहे हैं। अभी टाइम है उनका भाई एंजॉय करने का। सो आज सुबह सुबह हेयर स्टाइल्स की बात हो रही है। अगर आपने भी हेयर कट नहीं ली है बहुत अरसे से, हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कब से हेयर कट ड्यू पड़ी है, जा नहीं पा रहे। तो इसके लिए भी सम टाइम आपको स्केड्यूल करना पड़ता है। वो जो वीकेंड आ रहा है ना, वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड पे मैंने सुना है सैलून के ऊपर रश भी बहुत एक अहम काम है। हाँ एक अहम काम है जो वीकेंड पे किया जा सकता है, तो आप कर लीजिए। जी अब हम आपको सैर करवा देते हैं, सॉरी शेर कह रही हूँ, सैर करवा, शहर की सैर करवा देते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने अपनी तारीख और सकाफत को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। एक ऐसे शहर की हम बात कर रहे हैं और उसे देखकर ऐसे गुमा होता है जैसे आप वक्त में सदियों पीछे चले गए। यार है ना, गए ना पीछे, ये तो कमाल। ये वीडियो जो है ना मराकश के तारीखी शहर फास की है जो यूनेस्को के तारीखी विरसे में शामिल हो चुका है। ये शहर जो है ना इसकी बड़ी खासियत है, रंग बिरंगे बर्तन आपको नजर आएंगे, दीदा ज़ेब इमारात आपको नजर आएंगे और स्पेशली जो यहाँ के मदारिस है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ पर चमड़े को रंग करने की सनत है, कारीगरों की महारत ने इसकी शोहरत को चार चांद लगा दिया और इसका मकाम जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज शहर। कभी कभी मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ कहते हैं ना, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हम ये जो विजुअल्स देखते हैं ना, ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि फॉर द टाइमिंग हमें वहाँ पे ले जाए, यू नो, हम फिजिकली वहाँ पे चले जाएं। देखिए इसको देख के वर्चुअली तो जा ही सकते हैं, लेकिन फिजिकली यू नो टू फील दैट पर्टिकुलर थिंग जिस बारे में आप जिसको आप देख रहे हैं, वहाँ पे जाके शो करें। कुछ ऐसा ये हो भी सकता है। शो क्यों करना है? काम नहीं करना वहाँ पे जाके, सिर्फ घूमना है।
देखिए इमरान जो है ना, आप लोगों को, डियर व्यूअर्स, इमरान आपको नहीं लेकर जाना चाहते, वो खुद घूमना चाहते हैं, लेकिन मैं अगर जाऊंगी तो वहां पर आप जाएं। थैंक यू वेरी मच, दोनों जाएं, आई डोंट माइंड। खैर, हम बात करें जबरदस्त किस्म के इस्लामिक आर्ट वर्क की, उससे हमारे जहन में ईरानी आर्टिस्ट आए। उन्होंने जो मुख्तलिफ ढक्कन है ना बोतलों के, और जो बटन है उनसे ढक्कन बोला, चलें ठीक है, मुझे लगा ढक्कन बोल रहा है, लेकिन ढक्कन एंड बोतल्स नहीं, अच्छा, आर्टिस्ट का जो जिन्होंने ये किया है, उनका ये कहना है, ये फनपारे जिन्होंने बनाए हैं, उनका ये कहना है कि ये माहौल दोस्त फनपारे हैं और एक नई किस्म आर्ट की जो कि उन्होंने मुतारिफ कराई है मार्केट में। क्लाइमेट चेंज की वजह से देखें ना, बहुत सारे लोग जो है ना अब रिसाइकलिंग की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने प्लास्टिक के जो ढक्कन होते हैं, जो बोतलें होती हैं ना, उनको ढक्कन होते हैं, सॉरी, बोतल्स होती हैं, उनको इकट्ठा किया और उससे आर्ट बनानी शुरू कर दिया। एक तो आर्ट खूबसूरत बड़ी है और एक तो थॉटफुल पेज भी है ना, डिफरेंट चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये रिसाइकलिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक जो है ना, वो पता नहीं कितने 100 साल लेते हैं, उसके बावजूद वो डिकम्पोज नहीं होती है। तो मजे की थी ये जो स्टोरी थी, और इनका जो आर्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब हम छोटे होते थे, हमारे फैमिली के गांव के एक बुजुर्ग थे, उनकी एक आदत थी, वो जब रास्ते में चलते थे ना, तो उनको जो भी कोई लोहे का टुकड़ा नजर आता था, चाहे वो छोटा है, कोई ढक्कन है, कोई पेच है, कोई स्क्रू है, तो वो उठा लेते थे। हम अक्सर उनसे पूछते थे कि आप ये क्यों करते हैं, तो उन्होंने घर में एक बॉक्स बनाया होता था, वो ला के उसमें डाल देते। वो कहते थे जब भी मेरे घर में कोई किसी मोटर का पुर्जा शॉर्ट होता है, कोई चीज़ गुम जाती है, नहीं मिलती, मैं बच्चों को कहता हूँ जाओ वो बॉक्स लेके आओ, उसमें से कुछ ना कुछ निकल आता है। जस्ट एन आइडिया। तो ये भी उस वेस्ट का एक बेहतरीन इस्तेमाल है जो लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, कभी कभी बड़ा काम आ जाता है, काम आ जाता है। एग्जैक्टली, आप लोग जो है ना एक और चीज को काम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक खतरे के पेश नजर। न्यूक्लियर वॉर जो है ना, आपको पता है हमारे दुनिया के अंदर 7 न्यूक्लियर पावर्स हैं और सबकी आपस में लड़ाइयाँ ही जरा चलती रहती हैं। तो न्यूयॉर्क के लोग जो है ना, वो बहुत ज्यादा इसके बारे में अपनी तैयारियां उन्होंने करनी शुरू कर दी है। अंडरग्राउंड बंकर्स बनवाने लगे हैं वो अपने घरों के नीचे। बंकर्स में बेडरूम्स हैं, बिजली की सहूलत है, बाथरूम में, किचन के साथ साथ हवा का इंतजाम भी मौजूद है, और छोटे से मेटल बॉक्स से लेकर शानदार महल की तरह जिसे कहना चाहिए, ऐसे बंकर्स बनाए जा रहे हैं। हर किस्म के साइजेस में अवेलेबल है, लाखों डॉलर्स इनकी प्राइस है, और ताकिदीन खबरदार कर रहे हैं कि ये बंकर्स जान बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। आई मीन डोंट ट्रस्ट देम, कि आप अगर ये ट्रस्ट करके कि मेरे पास बंकर है और खुदा न खास्ता ऐसी किसी वॉर सिचुएशन के अंदर आप उस पर भरोसा करें तो नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो मोस्टली हॉलीवुड फिल्म्स देख कर ना, क्योंकि मैंने भी इस तरह की फिल्म्स देखी हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो गई है, साई-फाई फ्यूचर के ऊपर जो बनाई हुई होती है, लोग बंकर्स में जाते हैं तो बच जाते हैं। अब आई डोंट नो ये कितने रिलायबल है, तो आप अपनी जान का ऐसा कुछ हो ना, ऐसा कुछ हो ना, लेकिन मुझे लगता है अमेरिकन को ना अपने अमाल का नतीजा नजर आ रहा है। जैसे अमाल वो करते आए ना दुनिया भर के अंदर, वियतनाम से लेकर और अफगानिस्तान से लेकर हर जगह पे, इराक से लेकर हर जगह, जापान से लेकर, यस वेल सेड। तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। दुनिया को अमन की जरूरत है। जो दुनिया तरक्की कर रही है, वैसे ही दुनिया के अंदर खतरात में भी इजाफा हो रहा है। इन खतरात को कम कैसे किया जा सकता है? कल्चरल एक्सचेंज से कम किया जा सकता है, खेलों के फरोग से कम किया जा सकता है। पाकिस्तान एक ऐसी कोशिश करता रहता है क्रिकेट के जरिए, बाकी किसी खेल में तो हम बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें हम हैं। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की एक सीरीज जारी है और पाकिस्तान ने पहला मैच जीता है। दूसरा मैच हराने के लिए साउथ अफ्रीका को आज हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मैच जो है ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा, और पाकिस्तान ने पहले मैच में 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी, और अभी तक उनको 3 मैचेस की सीरीज है तो 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस थी साइम अयूब की, और मैं देख रही थी कि ब्रायन लारा का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है ना, ब्रायन लारा ने, ही वाज 23 इयर्स ओल्ड, तब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। अब साइम जो है वो 22 साल के हैं, लेकिन उन्होंने 22 साल की उम्र में 108 या 109 रन स्कोर किए। साइम जब शुरू में आए थे और पीएसएल खेले थे, हमें बहुत उम्मीदें थी, और वो उम्मीदें बीच में फिर कुछ थोड़ी सी मांद पड़ी जब साइम ऑफ एंड ऑन नहीं चले। लेकिन टीम ने बड़ा अच्छा, टीम मैनेजमेंट ने भी अच्छा डिसीजन लिया कि उनको चांस देते रहे, और हम कह रहे थे कि भाई अब इनका चांस नहीं बनता, आपने इनको इतना खिलाया, अब क्यों दे रहे हैं? लेकिन अब वो प्रूव कर रहे हैं। कहते थे ना आपके, मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, मैं ऑन कर रहा हूँ अपने वर्ड्स को कि हम बीच में तनकीद करते रहे, लेकिन अब वो प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, वो राइट चॉइस थे, और अल्लाह करे कंसिस्टेंट रहे। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र बाबर आजम की है। पिछले मैच में भी सिर्फ 23 रन गालिबन उन्होंने स्कोर किए, मुसलसल बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई डोंट नो उनको किसी अच्छे कोच की जरूरत है, अपने काम के अंदर ब्रेक लेने की जरूरत है। व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर ही इज गोइंग, जिसकी वजह से उनके साथ बाबर व्हाट इज गोइंग ऑन ब्रो, आई डोंट नो, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही शुड मेक अ कमबैक। अच्छा, क्रिकेट की बात हो रही है, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करते चले, फिर हम आगे, क्योंकि सियासत के अंदर जो मैच चल रहा है उसके बारे में भी आपको बताना होता है। ये जो क्रिकेटिंग स्टोरी है, ये स्पीडस्टर शोएब अख्तर साहब के बारे में है। दुनिया के तेज तरीन बॉलर हैं, एलोन मस्क के बाद तेज तरीन वो हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस ऑफ कोर्स, और अपनी परफॉर्मेंस से तो दिल जीतते ही रहते हैं। अब आ गए हैं वो पैसे के मैदान में, पाकिस्तानी एलोन मस्क बनने के चक्रों में। एक पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने क्या कहा, आयशा बताइए जरा। अच्छा, उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो उन्होंने कहा है, इस ख्वाहिश का बेसिकली उन्होंने इज़हार
इजहार किया कि वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा अमीर शख्स बनना चाहते हैं, और इस बात को मुकम्मल करते हुए उन्होंने कहा कि ये मजाक नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सीरियस हूँ और एक दिन आएगा कि मैं पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी He is said to be a very good financial manager. I tell you, मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं और वो कहते थे कि मैंने क्रिकेट से मैं जितना पैसा कमाता था, और ये मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन भी, एक बड़े ज़बरदस्त हमारे क्रिकेटर दोस्त हैं जो उनके साथ खेलते रहे हैं, उन्होंने भी ये बात मुझे बताई कि जब शुएब की अच्छी बात थी कि वो जो पैसे कमाता था वो इन्वेस्ट कर देता था, ये कोट एंड कोट में कह रहा हूँ। तो शुएब साहब इससे पहले भी एक इन्वेस्टर रहे हैं, रियल स्टेट के अंदर उनके बड़े पैसे उन्होंने लगाए हुए हैं। उसके अलावा बड़ा ज़बरदस्त एक शानदार घर इस्लामाबाद के 7 सेक्टर के अंदर आपने बात किया तो मुझे याद भी आ गया, आई रिमेंबर दुबई के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह। और करंटली आपको पता है एक जो जॉइंट वेंचर एक प्रॉपर्टी टाइकून जो PIA खरीद रहे थे, उसी सोसाइटी के अंदर इनके नाम से एक इंक्लोजर मौजूद है जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इनकी मल्टीपल बिजनेसेस है, यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसके 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में इनको बड़ा देखा जाता है, कमेंटेटर हैं। तो अगर तो शुएब ऐसा करते हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। हमें ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज चाहिए जो कि बहुत सारे लोग और पीक ऑफ देयर करियर बहुत ज़बरदस्त कर रहे होते हैं, लेकिन जो ही करियर थोड़ा सा जमूद का शिकार होता है तो फिर उनकी जो फाइनेंशियल हालत है वो भी पतली हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। आई होप ये शुएब अख्तर ने जिस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान रोशन किया क्रिकेट के मैदान में, वैसे ही वो दुनिया के नहीं, अल्लाह करे दुनिया की भी बने, लेकिन पहले पाकिस्तान के अमीर तरीन बन गए ना, खबरों की। टू बी एग्जैक्ट उन्होंने बताया क्या, उन्होंने कहा मैं पहला बिलियनियर बनना चाहता हूं जिसके पास $US के अंदर 1 बिलियन हो, यानी कि पहला बिलियनियर इन USD। तो ऑल द बेस्ट शुएब भाई, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, अच्छी इंस्पिरेशन है, अल्लाह करे उसका कुछ मिलियन हमें भी मिल जाए तो हम भी अच्छा फील करेंगे आपकी तरह, दो वी नो द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं, आप क्या मौसम की बात करें? मौसम की बात करते हैं। मौसम जो है वो शदीद तरीन है, सर्दी की लहर बहुत ज़्यादा है। शिमाली बलाई इलाकों की बात कर ले, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से यानी 0 डिग्री से भी नीचे है। स्कर्दू में पारा -7 है, गिलगित में -5 है, लेह में दर्जा हरारत -10 है, कलात में -4 है, कोयटा में -4, नौकंडी में बात करने पारा -3 तक गिर गया। ये खबर पढ़ते पढ़ते मुझे ठंड लगना आप इससे पहले कि मजीद ठंड लगे फर्दर मैं बताता हूँ, आप टेम्परेचर्स बता दें। इस्लामाबाद में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लाहौर में आपके शहर में 5, कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा बढ़ गया है कराची में, 8-9, थोड़ी सर्दी रहनी चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप कराची वालों को छेड़ते हैं वहाँ का टेम्परेचर में? मेरा दिल करता है, देखिए कराची वालों का हक बनता है कि थोड़ी सी सर्दी वो हमसे ज्यादा एंजॉय करें, बिकॉज उनके यहाँ गर्मी साल के महीनों में 11 महीने तो रहती है, तो इसलिए गर्मी और शदीद गर्मी रहती है। चलिए जी, थोड़ा सा बता देते हैं कि आज का दिन आपने कैसे प्लान करना है मौसम के एतबार से। तो जी सबसे पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का हम जिक्र करते हैं। आपको पता है यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत जो है ना वो रहेगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर लाहौर जो है ना वो भी तैयारी कर ले, कम से कम रहेगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची कम से कम रहेगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर यहाँ पर कम से कम रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा वाले जो सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं सर्दी को, यहाँ पर कम से कम रहेगा -3 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, वैसे इस्लामाबाद में खड़े होकर तो कह सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जब गैस नहीं होती, जब लकड़ियां नहीं मिलती, जब ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल हो जाता है, अगर स्नोफॉल हो जाए तो चैलेंजिंग बड़ा हो जाता है ना, क्या करें। अब उनके जज्बात की तर्जुमानी जरूरी है। मैं थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ वहाँ के मौसम को, लेकिन आप रियलिटी चेक दे देते हैं। में ना फ्रैंकली स्पीकिंग, इससे पहले कि हम पॉलिटिक्स की बात करें, कोयटा में सिर्फ हम जैसे लोग 8-10 दिन के लिए मुझे लगता है ठंड को एंजॉय करेंगे, अदरवाइज इट्स वेरी चैलेंजिंग इतने कोल्ड के अंदर। और स्कर्दू वगैरह में तो आपको पता है -11 तक हिट हो रहा था। खैर इस बारे में बात करते रहेंगे। फिल वक्त सर्द मोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सर्दी का माहौल पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर भी है, तो हमने कहा कि इस पे जरा हॉट सा तबसरा करें ताकि थोड़ी सी हीट आप तक आए और आपको पता लगे कि हो क्या रहा है। जो बानी तहरीके इंसाफ है ना, उनके इंतहाई सख्त मौक़िफ़ के बावजूद जो पार्टी रहनुमा है वो बार बार हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार करे। मेरे लिए जो ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से वो ये है कि जब अब असेंबली में बात हो रही है तो बानी तहरीके इंसाफ का जिक्र नहीं हो रहा, उनकी बात नहीं रही। सो इज देयर सम काइंड ऑफ -1 थिंग गोइंग ऑन? क्या कुछ ऐसा है? ये इंटरेस्टिंग इस वक्त पॉइंट मुझे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बानी PTI के जो बयानात है ना कुछ वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। वो अपनी ही लीडरशिप के बारे में ये बात कर रहे हैं कि ये तो बड़े खुश चल रहे हैं हुकूमत के साथ। अब सवाल ये कि फैसले ले कौन रहा है? अगर ये सिविल नाफरमानी की जो डेडलाइन या इसको जो थोड़ा सा डिले किया गया है, क्या ये फैसला इमरान खान साहब का है या इस लीडरशिप ने लिया है? फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है, उसमें एक मरतबा फिर से उन्होंने वाज़ेह किया कि हम बातचीत करना चाहते हैं जनाब। ऑन द अदर हैंड हुकूमत की अगर बात करें ना तो ख्वाजा आसिफ साहब अगेन ये कहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई पहले आप लोग आपस में मुज़ाकरात कर लें, पता चले कल को बानी PTI जो है ना वो मुकर जाए कि हमें नहीं करना, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा पहले अच्छा नहीं रहा ना, इस वजह से वो कहते हैं। खैर हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस बारे में बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। वेरी मच फवाद साहब, बहुत शुक्रिया सुबह हमें वक्त देने के लिए। एक तो ये कि ये जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं और दूसरा हमारे सामने ये भी है कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि मुज़ाकरात हों।
आपकी लाइन बड़ी हार्ड रही थी, वी रिमेंबर, जब इस्तीफे आपने दिए थे, सीनियर रहनुमाओं ने कहा था कि इट वाज फवाद फैक्टर जिसने ये किया कि हमने इस्तीफे दिए। अब ये जो सूरत हाल सामने आ रही है, इसमें हमने कहा कि असेंबली में बानी पीटीआई का जिक्र भी नहीं हो रहा, एक -1 की सी वाइब आना शुरू हो गई है। इस पर क्या, कैसा माहौल है जो पैदा हो रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि ये बात तो वो लोग करें कि जो पाकिस्तान पे नहीं, मरीख पे रहते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में रहता है वो तो ऐसी अहमकाना बात नहीं कर सकता। और जो तासुर ये जिसने भी लिख के दिया आपको, उन्हें कहें कि वो मार्केट में जाएं, और आप बल्कि खुद भी जाएं किसी दिन, और लोगों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान में, किस लीडर के साथ वो खड़े हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान की सियासत माइनस हो रही है या प्लस हो रही है। इमरान 70% आदमी पाकिस्तान का इमरान खान के साथ खड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की नब्ज पे इमरान खान का हाथ है। वो पाकिस्तान के सियासत का नैरेटिव सुबह शाम को 6 बजे से लेके 11 बजे तक, और सुबह 8-9 बजे से अगले सुबह 9 बजे तक इमरान खान के ऊपर टीवी प्रोग्राम होते हैं। सारा सोशल मीडिया उसके ऊपर है, और पता नहीं आपको किसने लिख के दे दिया कि एक तो ये कि लिख के देने वाला कोई फैक्टर नहीं है, कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी तो होती है ना फवाद साहब। अब जैसे एक ग्राउंड रियलिटी है कि आपने उस वक्त, जब पार्टी के लोग कहते हैं कि पार्टी के साथ आपको होना चाहिए था, आप नहीं थे, तो अब आप कहते हैं कि नहीं मैं लॉयल हूँ पार्टी का, लेकिन वो मानते नहीं है। वो ग्राउंड रियलिटी थी, अब उसको डिनाई अनडू नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये स्पीचेस भी अनडू नहीं की जा सकती जो हम देख रहे हैं। तो वी आर नॉट सेइंग दैट इट्स हैपनिंग, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा। बहरहाल अगर मैं खान साहब के हवाले से मुख्तसर आपसे ये पूछूं, क्या वो भी यही चाहते हैं कि बातचीत हो, या क्या कहना चाहिए, नो रियलाइजेशन की तरफ जाए, या क्या करें? इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। उनके बगैर तो जाहिर है कि बातचीत आगे बढ़ ही नहीं सकती ना, उनके बगैर तो चीजें हो नहीं सकती। लिहाजा अभी तो जो मामला है वो यही है कि जब इमरान खान चाहेंगे तो ही बात होगी ना, वरना तो बात नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फवाद साहब, हुकूमत तो ये भी कह रही है कि मुज़ाकरात के अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो खुद इमरान खान साहब हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी इस बारे में है, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि भाई हम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर है कि इमरान खान साहब कल को मुकर जाएंगे। तो पहले आपस में बैठ के ना बात कर लें और ये एक पेज पर आ जाए इमरान खान और पीटीआई लीडरशिप। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो एक बहाने है ना। जब कमेटी इमरान खान ने बनाई है, और 2 मुतालबे भी इमरान खान ने ही दिए हैं कि आप कमीशन बना दें 26-24 दिसंबर के वाक़े के ऊपर और 9 मई के वाक़यात के ऊपर, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करें। 2 बड़े सीधे सीधे उनके मुतालबे हैं, कमेटी उन्होंने बना दी है। अब ये मसला उनका राना सनाउल्लाह साहब का तो नहीं है कि इमरान खान मानेंगे या नहीं मानेंगे। उन्होंने बातचीत करनी है, कमेटी उन्होंने बना दी है, उससे बात कर ले। अगर वो उनको दिल कर नहीं आपकी भी रिसेंटली एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, इस पर बड़ी नजरें थी लोगों की कि फवाद साहब की मुलाकात हो रही है, पता नहीं क्या हिदायत सामने आती हैं। क्या हिदायत मिली आपको बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से? इमरान खान की तो ख्वाहिश है कि बातचीत हो, मामला आगे बढ़े। अच्छा। ज्यादतियां लोगों के साथ जो हो रही हैं वो कम हो। इमरान खान तो इस तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है, वो आगे बढ़ती है और उस जानब जाती है, ये नहीं जाती। फवाद साहब, ये तासुर भी दिया जा रहा है कि पीटीआई के अंदर 2 ग्रुप बने हुए हैं। जो लीडरशिप है पीटीआई की वो 2 ग्रुप्स में बटी हुई है। एक ग्रुप चाहता है इमरान खान बाहर आ जाएं, दूसरा ग्रुप चाहता है कि इमरान खान बाहर ना आए। ये तासुर क्यों है? देखिए, पीटीआई की लीडरशिप में 2 ग्रुप तो नहीं है, मेरे तो ख्याल है 200 ग्रुप होंगे। और उसकी वजह यह है कि पीटीआई में हर बंदा ही अब लीडर है, और उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर बात माननी किसकी है और चलानी किसकी है। सो वो पीटीआई का, चूंकि इमरान खान नहीं है, कम्युनिकेशन उनकी नहीं है, लोग इमरान खान के साथ हैं। बाकी सब लोग तो जो हैं वो बस आप समझिए कि वो फिल कर रहे हैं ना वैक्यूम को। लोग आपका ये मसला है, तो खूबी भी मैं तो इसको कहता हूँ, आप थोड़ा कभी कभी थोड़ा ज्यादा सच आप बोल जाते हैं इस वजह से नुकसान भी होता है। खैर, ये 200 ग्रुप्स की आप बात कर रहे हैं, क्या खान साहब को खुद इस बारे में इल्म है, ये क्या फिनोमिनन है 200 ग्रुप का? उससे फर्क कोई नहीं पड़ता ना। हर पार्टी में ग्रुप्स होते हैं, चीजें होती हैं, एनवायरनमेंट होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान की बात जो है वो हतमी है, और इसलिए ये बात कि आपने 200 ग्रुप है या 100 ग्रुप है, उस हर फर्दी ग्रुप है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो 15 दिसंबर की डेडलाइन थी कि सिविल नाफरमानी की जाएगी अगर नहीं मानी जाती हैं शराइत, अब इसको भी डिले कर दिया गया है। ये कॉल खान साहब ने खुद दी थी या फिर इसको इस वक्त की जो लीडरशिप है पीटीआई की उसने मौखिर किया? ये महमूद अचकजई साहब ने और जो अख्तर मेंगल साहब हैं, उन्होंने खान साहब से दरख्वास्त की थी कि वो भी इसके ऊपर कंसिडर करेंगे अगर आप इसको कुछ देर मौखर कर दें। लेकिन आज इमरान खान ने कर दिया है कि इतवार के दिन तक अगर बातचीत का आगाज़ नहीं होता
तो फिर सिविल डिसोबीडियंस का आगाज कर दिया जाएगा। तो आज खान साहब अच्छा, ये फैसला शेर अफजल मरवत साहब जो बड़े वोकल हैं पार्टी को लेकर, उन्होंने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई, जिसके बाद ये बयान भी दे दिया कि जी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुकूमत के साथ खुशगवार मूड में है। उनके इस बयान से जो मुज़ाकराती कमेटी की वक़्त है, इसमें कोई कमी पैदा हुई ऐसा लगता है, या थोड़ा सा नुकसान हुआ हमें, ऐसा भी शेर अफजल साहब ने कहा। आपकी इस पर क्या टेक है? क्या वाकई ऐसा है कि बीच बीच में ठीक चल रही है मामलात, या जो लीडरशिप है वो अच्छे मूड के अंदर है हुकूमत के साथ? बात ये है कि इमरान खान ने तो जो बात कही है वो तनाजुर में की थी कि जो डी चौक में लोग शहीद हुए हैं उसके तनाजुर में उन्होंने कहा था कि ये अच्छा नहीं लग रहा और आप लोग उसके ऊपर एक भरपूर जो है बात वो करें, और उस तनाजुर में उन्होंने बात की थी और इमरान खान की बात दुरुस्त थी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार किया है कि भाई फर्क कोई नहीं पड़ता है, इमरान खान साहब की बात जो है ना वो खत्म हो गया। अब ये मुज़ाकरात कर गए ना वो बात, वो जो इमरान खान साहब से मुलाकात वाली जो बात है वो असल बात बता नहीं रहे, पता नहीं क्या स्पेशलिटी जो है ना वो गोल। मुझे ऐसा लगता है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उन्होंने भी मल्टीपल स्ट्रैटेजी रखी हुई है, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स उनसे मिल रहे हैं ना। एक उनका फैमिली ग्रुप है जिसमें उनकी बहनें हैं या अहलियां हैं, एक उनकी टॉप लीडरशिप है जैसे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, और एक फवाद चौधरी साहब जैसी ऐसी लीडरशिप है जो कि बज़ाहिर मुनहरिफ नजर आती है मौजूदा लीडरशिप से, लेकिन पार्टी का हिस्सा भी है। तो अलग अलग मौके उन्होंने 200 ग्रुप्स की बात की, क्या कहना चाहिए, वो 3 किस्म की स्ट्रैटेजी जो सामने आ रही है। खैर, इस पर हम बात करते हैं कि इस वक्त हमारे साथ सीनियर तजियाकार हमारी कोलीग एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा भी मौजूद हैं, और ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है इसके ऊपर हमने कहा आसमा साहिबा से भी उनकी राय लें, जो कि डायरेक्टली इंटरेक्टेड रहती हैं हॉट आवर्स के अंदर जो पॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन के। तो आसमा साहिबा, सबसे पहले तो ये जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है ओवरऑल आपका क्या एनालिसिस है, क्या कुछ हो सकता है, किस जानिब जा रही है सूरत हाल? जी, मेरा ख्याल है कि ये जो मुज़ाकरात कब तक शुरू होंगे ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमान के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये याद रहे कि स्पीकर जो होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसका किसी सियासी जमात से यानी ताल्लुक़ होने के बावजूद ताल्लुक़ नहीं होता। और अयाज सादिक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बहुत पुराने दोस्त और साथी रहे हैं, और इसी तरह से अयाज सादिक साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मरहलों के ऊपर इमरान खान साहब के साथ उनका एक बहुत ख़ास ताल्लुक़ भी रहा है, बहुत बेहतर ताल्लुक़ रहा है। तो वो एक किरदार अदा कर सकते हैं, वो इस पोजीशन में हैं कि स्पीकर के दफ्तर को इस्तेमाल किया जाए या गुड ऑफिस ऑफ स्पीकर जो है उसके ज़रिए से बातचीत का आगाज़ किया जाए। शायद इसीलिए पार्लिमान को जो है वो तौक़ीर देने के लिए या इज़्ज़त देने के लिए स्पीकर साहब ने ऑफ़र किया है। ये कहा जा रहा है, कुछ मुबस्सरीन ये राय रखते हैं कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है वो इमरान खान साहब को बाईपास करना शुरू हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या -1 की तरफ जा रही है सिचुएशन? क्योंकि अभी इमरान भी बात कर रहे थे कि अब तो असम्बली के अंदर भी इमरान खान साहब का नाम नहीं आता। देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए काफ़ी अहम ये सवाल है, क्योंकि सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऊपर सबसे पहला जो सवाल या एतराज़ था वो उनकी अपनी जमात ने दिया, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जो पाकिस्तान से बाहर उनके सोशल मीडिया के लोग हैं या जो सोशल मीडिया के ज़रिए से प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, वो सिविल नाफरमानी की तहरीक और प्रोडक्ट्स के बाइकआउट के हवाले से अपनी मुहिम का आगाज़ कर चुके थे और कर चुके हैं। डे बाई डे जो है वो उसके ऊपर वो बात भी करते हैं और लोगों को मुतहरिक करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद लोग हैं वो इमरान खान साहब की इस पॉलिसी के साथ मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो बराह रास्त रियासत के इख्तियारात को, या जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से अवाम और रियासत का इख्तियार है उसको ये चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर इस तरह, और ये बगावत के ज़िम्मे में आता है, तो अगर इमरान खान साहब इस तरह की पॉलिसी इख्तियार करेंगे तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर इस मामले के ऊपर सिविल नाफरमानी हो चुकी है। वो पार्टी जो कि इस वक्त बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहती है, किसी न किसी तरीके से मफाहमत, मसालिहत या मुज़ाकरात की मेज़ पर तो इसको फिर आसमा साहिबा यही हम समझे कि कोई इसी मंतक का शिकार तहरीक इंसाफ हुई है, ये जो उन्होंने डिले किया है इस कॉल को, या फिर देयर इज सम अदर रीज़न, या जो पार्टी लीडरशिप है उसके अंदर इख्तलाफात एक वजह है? बुनियादी तौर पर क्या वजह है इस कॉल को डिले करने की? मेरा ख्याल है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को पजीराई पार्टी के अंदर भी नहीं मिली और पाकिस्तान के अंदर भी इसकी पजीराई नहीं हुई, और इमरान खान साहब को ये बात पता है कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसका खातिर खा नतीजा नहीं निकलेगा। इस तहरीक को उन्होंने 2014 में जब अनाउंस किया था, जब इस्टेब्लिशमेंट की ताकत उनके साथ थी, इस वक्त उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट की ताकत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो बाहर बैठे हुए कुछ सोशल मीडिया के अनासिर हैं उनकी ताकत उनके साथ ज़रूर है, जिसके ज़रिए से वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं। मगर
ये एक ऐसी तहरीक है जिसका आगाज़ से पहले ही अंजाम का पता है। उसके बावजूद इमरान खान साहब जो है वो स्टेट को प्रेशराइज़ करेंगे और एक एक करके अपने जो कार्ड्स हैं वो जिससे ज़्यादा तकसीम और तफरीक पैदा होती है और इदारे या रियासत के ख़िलाफ़ जो जज्बात हैं उनको उजागर करने में या उभारने में वक्त मिलता है या मौका मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि वो स्ट्रेटजिकली उसकी तरफ बढ़े। ठीक है। अच्छा आसमा साहिबा, अभी तक तो हम देख रहे हैं कि पीटीआई और इमरान खान साहब जो है ना काफ़ी स्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके जो दो मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और कहते हैं कि जब तक ये नहीं माने जाते मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अगर हो जाते हैं मुज़ाकरात शुरू तो आपको लगता है कि ये मुतालबात उनके माने जा सकते हैं? कोई इम्कान है इसका? इमरान खान साहब की रिहाई तो हुकूमत के हाथ में नहीं है, जो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो मुख्तलिफ मुतालबात हैं, जुडिशल कमीशन है या दीगर मामलात हैं, एक तरफ तो वो मुतालबात सामने आए हैं, वो भी देखा जाए तो जुडिशल कमीशन हुकूमत बना सकती है, लेकिन इससे आगे जो मुकदमात हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो ख़त्म नहीं करवा सकती। हाँ, इसके ऊपर इस वक्त पूरी की पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस बात के ऊपर कि मुंतज़िर है कि 20 जनवरी को ट्रंप जो है वो आएंगे, वो अपनी ओहदा सदारत संभालेंगे और शायद सबसे पहला काम जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई ट्वीट करेंगे या कोई बयान देंगे, और ये मुमकिन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन हो। लेकिन क्या इस सूरत में इमरान खान साहब का अपना जो बयानिया था एब्सोल्युटली नॉट का, वो बयानिया उनको उनके लिए कारगर साबित होगा? बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो है वो एंटी अमेरिकनिज़म भी है। अगर लोग बहुत सारे एंटी जो एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये भी एक जज्बात हैं कि लोग और इसकी सियासत का नुकसान होगा कि इमरान खान साहब जो कि एब्सोल्युटली नॉट की बात करते थे या जो कहते थे कि उनकी हुकूमत को गिराया अमेरिका ने, वही अमेरिकी हुकूमत जो है वो उनके सपोर्ट में आगे आए और आपने देखा कि उनके बहुत सारे जो ट्रंप साहब के जो करीबी लोग हैं वो यहाँ इस वक्त ठीक है। आसमा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम एंड एनालिसिस। यहाँ पे जारी बात एक सवाल अब ये भी है कि इज दिस द लास्ट कार्ड जो कि खान साहब ने खेलना है या तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि उन्होंने कहा था आखिरी पत्ता अभी भी मेरे पास है, तो इज दिस द लास्ट पत्ता? पत्ते के बाद एक और पत्ता आ जाता है, पता नहीं उस पत्ते का हमें नहीं पता, लेकिन फिल वक्त जो सिविल नाफरमानी की एक कॉल है उसको डिले किया गया है। पार्टी लीडरशिप के दरमियान बहरहाल मुतजाद आ रहा है, इस बारे में मौजूद हैं और इस पर क्या डेवलपमेंट होती है आपको आगाह करते रहेंगे। डेफिनेटली एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि आप क्यों परेशान रहते हैं, हम क्यों परेशान रहते हैं, आजकल की जनरेशन जो है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्यों रहती है, इसकी वजह क्या है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। वाह वाह। ये महज एक शेर नहीं है, ये बेसिकली एक एहसास है जो हमें होता है हर उस शख्स के चेहरे को देखने के बाद जो कभी सिग्नल पे खड़ा है तो ऐसे हाथ रखे हुए सोच रहा है कुछ, या टिकटिकी बांधे आंखें एक जगह पे जमी हैं सोचे जा रहे हैं, पता नहीं जहन में क्या ख्यालात चल रहे होते हैं। हम तो आजकल तो खैर ये हालत है कि जब हम काम कर रहे हैं, मैं बात आपसे कर रहा हूँ, मैं सोच कुछ और रहा हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ वो दुनिया पता नहीं कौन सी, और वो फिर मुझे एक ऐसी गहराइयों में लिए जाती है जिसका मुझे लगता है कि कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऐसी टर्मिनोलॉजीज पहले नहीं होती थी, जो वक्त तरक्की कर रहा है हम में बढ़ती जा रही हैं। ये क्यों है, इसका हल क्या है, हमारी लाइफ्स पे कैसे असरअंदाज होती है, इस सब पे हमने आज का मौजू फॉर्म किया। और कहा जाता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज बढ़ा देंगे तो उससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। एवरी 1% आउट ऑफ 10 यू नो स्ट्रेस का शिकार है। ये सारे वो मसाइल। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं इस चीज़ को ये समझती हूँ, ठीक है एक्सरसाइज करना, थोड़ी सी एक्टिविटी होना अच्छा है, लेकिन ये ना उस जड़ को ख़त्म नहीं करती है, वो स्ट्रेस की या डिप्रेशन की। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन ये मेरी एक राय है। अच्छा, वैसे रिसर्च आयशा ये कहती है कि अगर आप 7,000 कदम चलते हैं ना तो 31%, और अगर दिन में 10,000 कदम चलते हैं तो 43% चांसेस कम होते हैं कि आप डिप्रेस होंगे या स्ट्रेस आपको कितना जाते हैं ना आप। अब जब हमारी एक्सपर्ट से हमारी ऑफ एयर बात हो रही थी, वो बेचैन है हमारी इन सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए कि मैं बताती हूँ, रुको जरा सब्र करो। तो उनसे हम पूछते हैं, हमारे साथ नौशाबा है, नौशाबा अंजुम, आप इनको जानते हैं स्क्रीन के तवज्जुह से तो डेफिनेटली, और जारी बात इनका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उनसे अब जरा इस पे बात करते हैं। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। आप वो मेडिसिन, वो दवाई साथ लाई हैं जिससे हमारी परेशानियां दूर, हमारे टेंशन गायब हो जाए और हम डिप्रेशन फील ना करें। सबसे पहले तो हमारे लिए एक्सप्लेन कीजिए जो आप हमें बता रही थी कि ये फिनोमिनन है क्या। देखिए, अभी जब मैं आई तो आप लोगों ने कहा कि डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे या एंग्जाइटी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो फ़र्क जानना ज़रूरी है जो हमारे देखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब इंसान हैं और हम जबिलतन, क्योंकि हमारी रैशनल अप्रोच है, हम इंसानी माशरे में रहते हैं और उसके अंदर हमारे इमोशंस जिसमें
3, 4, 5 किस्म के इमोशन है, सैड है, हैप्पी है, हम होते हैं कभी, उदास भी होते हैं। वो इमोशंस हमारे मूड को इफेक्ट करते हैं और हमारा मूड जो है वो आगे डिसाइड करता है हमारा एक्शन, ठीक है। इसी तरह परसेप्शन, हम जैसे चीज़ों को 5 रिसेप्टर्स हैं हमारे आँख, नाक, कान, और वो हम मैसेजेस या स्टिमुलेशन ले रहा है एनवायरनमेंट से। एक हमारी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, वो हमारी अपनी, हर एक इंसान की जिबिलतन डिफरेंट है, वो उसकी अपनी हर चीज़ को मुख्तलिफ जाविये से देखता है। और एक हम अपने डीएनए में, वो कहते हैं आदात नस्लों का पता देती हैं, और वो 3rd जनरेशन में आती है, वो हमारे खून में। अब वो जिधर ब्लड में, डीएनए में वो है, वो जैसे ही ट्रिगर होएगा, हमारे इमोशन, पता नहीं हम किस मूड में बैठे हैं, इमोशंस कैसे हैं। अब ये चीज़ समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि स्ट्रेस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। अगर जैसे ही हमारे मूड के खिलाफ कोई बात आएगी तो ये कहेगा भाई कुछ गलत है, काम नहीं हुआ, ये गलत है कुछ, और वो आपका पूरा एंडोक्राइन, ये साइंस है। पहले तो ये समझना कि ये तुक्का नहीं है, ये साइंस है, ठीक है। और इसका फर्क समझना। कॉन्फ्लिक्ट, इख्तिलाफ राय हम सब में होता है, इसको समझना कि कितने कॉन्फ्लिक्ट्स पूरे दिन में। अभी आपने बड़ा अहम पॉइंट बताया, मैं चाहता हूँ उस पर जरा शुरू में ही बात कर लें। वो आपने कहा कि हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी है, पहले एक पर्सनैलिटी को असेस तो करें कि आप हैं क्या। और नुशाबा अभी हमें एग्जांपल दे रही थी मुख्तलिफ एनिमल्स की, कि हर एनिमल की एक अपनी ब्रीड है, एक अपनी किस्म है, उसकी एक अपनी आदत है, हैबिट है, लिविंग स्टाइल है। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है, बिकॉज एवरीवन रिस्पेक्ट्स, उसका एक अपना तरीका कार है। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं है, हम किसी और का जामा ओढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी और की पर्सनैलिटी पहनने की कोशिश करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसी बात है? देखिए ऐसा ही है कि खुद को समझना, मेरे ख्याल में किसी और को समझने से पहले आपका अपनी ज़ात को समझना बहुत ज़रूरी है। और हम वही कहते हैं ना कि दरिया में कतरा नहीं है, कतरे में दरिया। कैसे समझा जाए अपने आप को, क्योंकि हमारा अपनी ज़ात के ऊपर फोकस ही नहीं होता ना, हमारा बाहरी लोगों पर होता है, लोगों के रवैयों पर, लोगों की बुराइयों पर, लोगों की कमियों पर, लोगों की कोताहियों पर, और अपने ऊपर जो है वो काम नहीं होता। मैं इसको, चले वो तो एक बड़ा फिलोसॉफिकल बात चली जाएगी, लेकिन मैं इसको जो हमारे देखने वाले हैं वो समझें कि कॉन्फ्लिक्ट आपका स्ट्रेस, इख्तिलाफ राय, कितने आपने दिन में 5 या 10 आपके मामलात हुए हैं, और उसमें से 10 के 10 ही आपकी मर्जी के खिलाफ हैं। इसका मतलब है कुछ आपके जाविये में फ़र्क आ रहा है। अगर ऐसा है कि वो रेशो 5-5 का भी है तो हमारे लिए अलार्मिंग नहीं है। अगर वो 6 की तरफ जाता है कि 6 बातें आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं, यार हर कोई गलत तो नहीं हो सकता, उसके लिए फिर पॉज लेके अपनी, जैसे आप गूगल पे री रूटिंग करते हैं, री रूट करें। कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस प्रेजेंट है, अभी मुझे कोई मसला है, अभी मुझे कोई चीज़ ट्रिगर की है, और अभी मैं इस स्ट्रेस के अंदर हूँ। ये आपकी प्रेजेंट जो है। अच्छा, इसको परसीव करने का तरीका भी तो मुख्तलिफ होता है हर इंसान का। आई थिंक वही चीज जो है, इसी के लिए, इसलिए मैं कह रही थी पर्सनैलिटी असेसमेंट करवा ले, कि वो पता चल जाएगा कि आपकी कितने ज्यादा आप इंट्यूटिव हैं, कितने ज्यादा आप इमोशनल हैं, कितने ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। वो एक डिटेल रिपोर्ट है। अच्छा, इसके बाद हम अगर कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस अभी की प्रॉब्लम, अगर वो आपका जो स्ट्रेस है वो आपके फ्यूचर के लिए है तो दैट इज एंजाइटी, दैट अगर आपको वो एंग्शियस कर रहा है। अगर वो स्ट्रेस कोई पिछले पन्ने खोले हुए आपने अपनी जिंदगी के, जो हम जब बैठते हैं तो ऑब्वियसली हम जाते हैं पास्ट में जाते हैं, और अगर वो है तो वो आपको डिप्रेस करेगा। अच्छा, अब ये जो है, इसको कैसे आप देखिए, एंग्शियस होना बुरी बात नहीं है। मुझे रेस में भागना है, मुकाबला किया है, इम्तिहान में बैठना है, मुझे एक वो एंग्शियसनेस होती है। जो लोग उसको फियर को, उस फ्यूचर के कोप अप कर लेते हैं, रेस में भागते सब है, दौड़ते सब है, जीतता कोई एक है, दैट एक्स फैक्टर इज अ लीडरशिप। मैं समझती हूँ कि जो लोग उस एंजाइटी को, वो उसको हम पैसिव एंजाइटी कहते हैं, लेकिन अगर वो फियर अनसीन है, एंजाइटी बेसिकली अनसीन फियर है। स्ट्रेस का आपको पता होता है कि आपके सामने मामला है। जो ज्यादा लोग आते हैं, आपने एक तो तीनों फिनोमेनन को अच्छे से बयान किया कि अगर करंटली है तो वो स्ट्रेस है, फ्यूचर के बारे में तो एंजाइटी है, पास्ट के बारे में तो वो डिप्रेशन है। तो अगर इन तीनों, कोई ऐसे केसेस होते हैं कि तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएं, अगर इकट्ठी हो जाएं तो इनको क्या कहेंगे, नंबर 1। और ज्यादातर लोग किस टाइप के प्रॉब्लम के साथ आते हैं, आई मीन द फ्यूचर, द पास्ट और द प्रेजेंट? हमारे पास लोग उस वक्त आते हैं जिस वक्त उनको जो बॉडी रिटेलिएट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो रियलाइज ही नहीं करते। वो अगर पल्पिटेशन हाई है, दिल के डॉक्टर के पास जाएंगे, शुगर हो जाएगी हाई। अभी तो शुक्र है कि समझ रहे हैं कि आपकी जो सोच है वो ये आपकी मंजिल का
गलूटायोन करती है। बीइंग स्ट्रेसफुल इज़ वेरी नॉर्मल। मेरे कोई करीबी इंतकाल कर गया है, दो मामलात है, अगर बच्चे माँ बाप की अलहदगी है, बच्चों के साथ कोई बिहेवियरल इश्यूज हैं। आपने देखे हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैमिली सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, लोगों में जेन्युइननेस नहीं रही। इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? पहले अगर हम अपने पेरेंट्स की और या उनके माँ बाप की बात करें, उनकी जनरेशन्स के अंदर हमें ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन वर्ड्स का पता भी नहीं होता था। आजकल जेनजी या मिलेनियल्स की भी बात कर लें, हर कोई कहता है भाई मुझे डिप्रेशन हुआ है, मुझे एंजाइटी हुई हुई है। ये तो किसी को देखे डिप्रेशन किसी को कह देना परसिस्टेंट सैडनेस है डिप्रेशन, कि आप हर वक्त ही उदास है, आप वर्थलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है आपको, अर्ली या डिस्टर्ब, उसके बाद इसके अलावा डेथ विश आती है। ये तो स्कोरिंग करते हैं ना हम, प्रॉपर बताते हैं कि खून में, और ये स्ट्रेस हार्मोन आपको फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में ले आता है। आइदर यू हैव टू फाइट। ये सारी निशानियां तो वैसे मोहब्बत की भी हैं, नींद नहीं आ रही, ख्वाब आ रहे हैं, हर जगह वही नजर आ रहा है। देखिए एक बड़ी अजीब बात है, ये बड़ी नॉर्मल बात है, और इसके ऊपर भी तो आप ऑन अ लाइटर नोट आप कह रही हैं कि मोहब्बत इज अ स्ट्रेस? देखिए अभी आप You don't know. मुश्किल सवाल है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन मेरे ख्याल में मोहब्बत के बगैर इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। मोहब्बत आपको फर्क करना जानती है, मोहब्बत आपको रोकना जानती है। अच्छा नुशा, तो मोहब्बत इज अ गुड, लेकिन ये तो नहीं कि हर 2 दिन के बाद आपको किसी से मोहब्बत हो रही है। वाह वाह वाह। अब ये थोड़ी है, वो कहते हैं एक ही दर हो तो सजदों में सुकून मिलता है फराज, भटक जाते हैं वो जिनके कई खुदा। और एक शेर ये कि एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। अच्छा चलें जी, एक हमारे पास कॉलर है अशर लाहौर से। जी अशर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मैं आपका शो रेगुलरली देखता हूँ। पहले तो मैंने आपको ये कहना था कि आपका शो बहुत ज़बरदस्त होता है। थैंक यू। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था मैम से कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। मतलब कभी मैं पास्ट में रहता हूँ तो कभी मैं फ्यूचर की फिक्र के लिए ना वो हो जाता हूँ कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा और मुझे जॉब मिलेगी या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। कभी कभी खौफ का शिकार हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा ना। तो मेरा उनसे यही सवाल था कि मैं इसे किस तरह ओवरकम करूँ, इसे किस तरह। कोई क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं आपका इनसे? नहीं बहुत ठीक है। थैंक यू अशर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम की किल्लत है हमारे पास। देखिए पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं कि मुझे जॉब में क्या होगा, और पास्ट में ओवर थिंकिंग ऑब्वियसली उससे क्या नुकसान क्या है अशर आपको, कि आपका जो हाल है इस वक्त, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो आपका प्रेजेंट है। आप अपने प्रेजेंट जो है, अगर अपनी ज़िंदगी को आप 4 चीज़ों के ऊपर, जो मेरे देखने वाले भी इसको, कि 4 चीज़ें आपके अल्लाह का वादा है, आपकी लिमिटेशंस है ह्यूमन, ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, नफ़ा, नुकसान और रिस्क। अब इन 4 के अलावा कोई प्रॉब्लम मेरे पास लेकर कोई नहीं आया। रिस्क में आपकी फैमिली और ये आपकी मोहब्बतें और दोस्तियां और अच्छा, इश्क भी बच्चे इसमें शामिल है। इश्क भी कर ले, मेरा रिस्क नहीं फोकस कर ले। है, ये हमारे यंगस्टर्स का प्रॉब्लम है भाई। यंगस्टर्स का नहीं, इश्क तो भाई बड़े, अच्छा खैर वो अशर पे ही रहते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप अपने ब्रेन को, मैं ये समझती हूँ कि आप सबसे पहले तो जो आपके पास प्रेजेंट है उसके ऊपर फोकस करें, अपना पर्चा पूरा दें। लाइफ इज अ टेस्ट। आप अपने जो मामलात है इस वक्त के उनको पूरे तरीके से निभाएं, और जो पीछे वो ये डिप्रेशन वो है कि आपने वो पुराने डस्टबिन से पन्ने निकाले अपनी जिंदगी के, पड़ा है और उदास हो रहे हैं, और फ्यूचर आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिफाइन। एक और हमारे पास कॉलर है याहिया कराची से, उनका भी जरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जी याहिया हमारे तो अब गेस्ट भी आपको पहचानने लगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर शबाना, रियली आई एम सो इंस्पायर्ड। मैं तो भूल गए से बात कर रहा हूँ, और आप दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ऐसा कॉलर हूँ 2008 से मॉर्निंग शोज में कॉल करता हूँ। अगर मैं रिकॉर्ड रखता हूँ शायद मेरा गिनीज में नाम आ जाता। एनीवे, मेरा एक तो कहना ये, सबसे पहली बात देखें, बात है कि मैं खुद जैसे मैं शोज में फोन करता हूँ ना, तो मेरी बीवी कहती है आपको क्या मिलता है। मैं कहता हूँ मेरे बड़ा रिलैक्स होता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। मैं छोटी छोटी खुशियाँ जो आपके इर्द गिर्द है ना, उसको हासिल करना। आपने ना मॉर्निंग शोज को अपनी थेरेपी का जरिया बनाया हुआ है। हाँ? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ये आपका आप बोलने का मौका देते हैं ना, सुनने का मौका देते हैं, तो मैं तो इस खुशी में भी खुश हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी खुशियों की तलाश में हम रोते रहते हैं, हम अपनी जो इर्द गिर्द की नेमतों को तलाश नहीं करते। मैं मुख्तसर करते डॉक्टर साहब से सवाल करना है। डॉक्टर साहब, मसला ये कि
मेरी नजर के अंदर व्हाट आई फील कि नाउ आई एम 62 बट स्टिल यंग, कि मैं कहता हूँ कि अपनी डिप्रेशन को दूर करने आपके लिए हॉबीज का रखना कितना जरूरी, चाहे पेट पालें या प्लांट्स में लगे, जरूरी है जो आपको कोई ना कोई एक्टिविटी देखें आप। ठीक है यार, ओके, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। 1 मिनट के अंदर हमने इसको क्लोज करना है। यू टॉक्ड अबाउट द चेकलिस्ट कि कैसे हम पर्सनालिटी एनालिसिस करें क्विकली, वो कुछ स्टेप्स, कुछ मेजर्स who can एक्चुअली हेल्प अस टू गेट आउट ऑफ दिस डिप्रेशन थिंग। देखिए, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, शुक्र करें जो आपके पास है, और शुक्र की सबसे बड़ी डेफिनेशन है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि आपको ये पता है कि जो चीज़ है वो आपकी अपनी लिमिटेशंस को समझे और माफ़ करते हैं। जो लोग खुद को माफ़ नहीं करते, सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के अंदर गिल्ट है। गिल्ट क्या है? कि खुद को माफ़ कर दें। हम इंसान हैं, हम एक इम्तिहान के लिए आए हैं, उसमें हम गिर भी सकते हैं और हम गिर के जुड़ जाता है दोबारा से, वही लीडर होता है, वही कामयाब होता है। और अगर कोई कई गलती हो गई है तो आप ना दूसरों के अल्लाह मियां बने और ना अपने बने, माफ़ करें। और इसके अलावा ये है कि काइंडनेस। नौशाबा, कंपैरिजन इज द रीजन। हम कंपैरिजन में भी डिप्रेशन में जाते हैं। हमें यही तो मसला है कि हम एक दौड़ में भाग रहे हैं, एक मटीरियलाइज्ड दौड़ में। लास्ट मटीरियल, हवस, हिरस, लालच, बुग़्ज़, कीना परवरी, और ये बढ़ती जा रही और है। झूठ, ये वो सब चीजें हैं जो कि हमें डिप्रेशन की तरफ वक्त की कमी जो है ना, ये भी एक रीजन है। अच्छे से जिंदगी गुजारिए। क्विक ब्रेक लीजिए, जो है उस पर शुक्र कीजिए, जो नहीं है उस पर सब्र कीजिए। ब्रेक लीजिए। जी, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस शो में। अब हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसी ज़बरदस्त मेहमान से जिनके बारे में अगर कहा जाए कि वो मेहनत, अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी की, स्पेशली मुस्तकिल मिजाजी की मैं बात कहूँगी, उसकी अलामत है, तो ये गलत नहीं होगा। और अभी आगे जाके मैं बताती हूँ कि क्यों मैं कह रही हूँ कि मुस्तकिल मिजाज है। वो किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाएँ तो उसको करके ही छोड़ती हैं। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए और अपने ख्वाबों को पाने के लिए इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और आज वो अपने ख्वाब की तकमील में ऑलमोस्ट कामयाब हो चुकी हैं। हम बात करें स्पेशल CSS पास करने वाली, इनफैक्ट क्वालिफायर, CSS क्वालिफायर, पाकिस्तान की वाहिद मसीही रूसा आजम साहिबा की, जिन्होंने 3 बार CSS का इम्तहान दिया। इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी। ट्राई अगैन के फार्मूले पे अमल करते हुए 4थी बार अब उनका जो रिटन एग्जाम है वो क्लियर हो चुका है। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू। और वैसे बाय प्रोफेशन NED यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी लैब में एसोसिएट इंजीनियर हैं, काम कर रही हैं। आगे क्या मनाजिल हैं और कैसे लुक फॉरवर्ड करें अपने फ्यूचर को CSS को लेकर, इस पर हमने रूसा से बात करनी, चूँकि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी, तो हमने कहा आप तक पहुँचाएँ। लेट्स टॉक टू रूसा। हेलो रूसा, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइए, व्हाट डू यू कॉल अ स्पेशल CSS एंड ये 3 बार की नाकामी, 4थी बार की कामयाबी, ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुई? हाउ वाज द जर्नी? Okay, so the journey was tough as it is evident from the superficial knowledge as well, क्योंकि मैंने 3 अटैम्प्ट्स दिए थे और मैं उसमें नाकाम रही थी। आपने पूछा कि स्पेशल CSS क्या है? आई थिंक आई वुड कॉल इट अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। दरअसल पॉलिसी लेवल पे अगर बात की जाए तो स्पेशल CSS वो इम्तहान है जो कि कैरीड ओवर सीट्स या रिजर्व सीट्स जो कि बहुत सारे सालों में फिलअप नहीं हुई थी, तो वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया था कि इस पर वो एक स्पेशल इम्तहान मुनक्कद किया जाता है, हेंस द नेम स्पेशल CSS। काफ़ी लोगों को इस पर मिसपरसेप्शन भी है कि मे बी इसमें कोई ख़ासी ईज़ थी या कुछ था। ऐसा कुछ नहीं है, ये रेगुलर इम्तहान की तरह ही कंडक्ट हुआ था। इसका मेरिट बिल्कुल वैसा था, लेकिन ये सिर्फ इसमें एलिजिबल वो लोग थे जिनकी कैरिड ओवर या रिजर्व सीट्स थी, यानी वो सूबे जिनकी रिजर्व सीट्स थी, कैरिड ओवर सीट्स थी कोटे के हिसाब से, और वो फिलअप नहीं होती थी। तो हुकूमत ने सोचा कि क्यों ना उन लोगों को एक चांस दिया जाए कि अगर वो अपने 3 चांसेस अवेल भी कर चुके हैं तो उनको एक 4था चांस मिले, और अगर तो किसी ने 3 चांसेस नहीं भी अवेल किए हैं तो ये आउट ऑफ द वे जाके एक चांस होगा जिसको हम रेगुलर अटेम्प्ट्स में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ की सीट्स, क्योंकि आपको पता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उनकी कामयाबी का रेशो ऑफ कोर्स कम रहता है, बहुत कम रहता है, इफ़ आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो सीट्स खासी थी, उसमें हमारे बलूचिस्तान, AJK, सिंध जो है वो पूरा एलिजिबल था, पंजाब की माइनॉरिटीज़ थी अलाउड। तो इस तरह करके ये एक स्पेशल इम्तहान लिया गया।
कि जो है वो सीट्स को फिलअप किया जाए, क्योंकि CSS जो है उसकी खूबसूरती ये है कि वो नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेशन है। यानी अभी मैं इंटरव्यू प्रोसेस का, जैसे कि आपने जिक्र किया, मैं हिस्सा हूँ, तो वहाँ पे आपको LSE ग्रेड्स भी मिलेंगे और साथ में आपको बलूचिस्तान के किसी छोटे से ये इसकी क्वालिटी कोई लड़की मिलेगी। अच्छा अरूसा, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना, क्योंकि 3 मरतबा अगर नाकामी हो जाए तो मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही बड़ा डिसहार्ट हो जाता है, लेकिन वो मोटिवेशन जो है वो किस तरह से बरकरार रही आपकी कि ये 4थी मरतबा अब मुझे ये मौका मिला है तो ये मुझे करना ही करना है? और क्या मुख्तलिफ था, मुख्तलिफ कैसे तैयारी की आपने इसकी बाकी जो पिछली 3 मरतबा था उससे? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो है सब लोग मुझे मेरी कंसिस्टेंसी पर दाद दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी मुश्किल होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हैं और आपको एक स्ट्रेंज एक फेथ है अपने अंदर जिसको आप लॉजिक से डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये चीज़ मेरे लिए है, ये इस वक्त मुझे नहीं मिल रही, एंड इसमें कुछ हिंड्रेंसेस हैं, कुछ में भी कोई भी ऐसी टैंजिबल चीज़ें हैं या इनटैंजिबल चीज़ें जिसकी वजह से मैं इसको हासिल नहीं कर सक रही, लेकिन ये मेरे लिए है। तो मेरी कंसिस्टेंसी इस वजह से आसान थी क्योंकि मुझे ये बिलीव था कि दिस इज़ मेंट फॉर मी, बट राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग देयर। अच्छा, फिर बात आपने की कि इसमें मैंने मुख्तलिफ कैसे तैयारी की, तो ऐसा था कि जो फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स थी वो कॉम्प्रोमाइज़ थी, उसको आप कहें कि मेरी इमेच्योरिटी थी या ओवर कॉन्फिडेंस था और मैं अंडर प्रिपेयर्ड थी। लेकिन जो मेरी तीसरी अटैम्प्ट थी, मैंने रेगुलर अटैम्प्ट दिया था अपना 2023 में, तो उसमें मैंने जो है वो काफ़ी पढ़ाई करके दी थी, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे का इम्तिहान, जो कि आप लोगों को आइडिया ही होगा कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रिलिंग एग्जाम्स ऑफ द CSS इटसेल्फ, एंड देन CSS इटसेल्फ इज़ द हार्डेस्ट एग्जाम एट द नेशनल लेवल। तो उसमें जो है वो 19 मार्क्स से जो है वो फेल हो गई एक पेपर में, और बाकी सारे पेपर्स पास थे और मेरा एग्रीगेट भी पास था, क्योंकि CSS इटसेल्फ जो रिटन एग्जाम होता है वो 1200 मार्क्स का होता है, एंड आपको इंडिविजुअल पास करके और आपको एग्रीगेट भी पास करना होता है। तो एज फेट वुड हैव इट, अब लुकिंग बैकवर्ड्स कहते हैं ना, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स एंड नॉट फॉरवर्ड्स। तो नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो मैं ये देखती हूँ कि लाइक जो स्पेशल CSS का इम्तिहान था वो भी 2023 में ही हुआ, तो विद इन अ ईयर मैंने 2 अटैम्प्ट्स दी, और जब 20 से 25 दिन थे स्पेशल CSS में, तो मेरी DMC मेरे हाथ आई। फेल्ड कैंडिडेट्स की DMC अपलोड हो जाती है आफ्टर 1 or 2 days ऑफ द रिजल्ट। तो मैंने देखा कि मेरा मार्जिन बहुत कम है, इट्स हार्डली लाइक 1.5% जो फेलियर का मार्जिन है। तो उसने जो है मुझे डिसअपॉइंट करने के बजाय मुझे बहुत हिम्मत दी, और वो 20-25 दिन मैंने दिन रात एक कर दी। आई डोंट थिंक आई स्लेप्ट फॉर एनी नाइट, एनी ऑफ द नाइट्स इन दैट डे, हालांकि इन दोज डेज। अच्छा, वैसे भी ना जो CSS करने वाले हैं ना, ठीक है, यू आर ट्राइंग, अरूसा CSS करने वालों के बारे में कहा जाता था डू और डाई कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है तो उसको अवेल करना है, और ऐसा ही हुआ। मैंने वो 20-25 दिन ऐसे के इम्तिहान में बहुत मेहनत की, मैंने एक दिन में 2-2, 3-3 ऐसेज लिखे, पूरी रात बैठ के। मुझे याद है मैंने एक शीट्स मेरे अब्बू से मंगवाई थी, 50 से 100 शीट्स थी, और मैंने उनको डिवाइड किया कि मैंने हर रात जो है इतने ये इतना अहम नुक्ता है ना, ये इतना अहम नुक्ता है, वो शायद कनेक्शन करते हैं ज़रा अरूसा से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो पहली अटैम्प्ट के बाद, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने तो फिर कभी ट्राई नहीं किया बिकॉज इन्होंने कहा मेरा पैशन था, मैं तो कभी कनेक्ट कर नहीं पाया इससे, लेकिन बहुत सारे लोग जो करते हैं वो पहली कोशिश के बाद, चूंकि वो इतना जोर लगाते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतनी एफर्ट करते हैं, और जब व्हेन इट डज नॉट वर्क तो उनको लगता है कि बस अब तो खत्म हो गया, अभी अब क्या जरूरत है, कुछ और कर लें। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल हमें वैसे नजर आता है कि यार यू शुड गो फॉर इट, लेकिन वो जाते नहीं है, वो सिर्फ इस फियर से नहीं जाते कि यार फेल हो जाएंगे, टाइम बड़ा देना पड़ेगा। तो रूसा इज अ डिफरेंट एग्जांपल। आई मीन इन्होंने 3 दफा नाकामी के बाद चौथी दफा इनको 2 के चांस भी वाइल्ड कार्ड एंट्री का वर्ड उन्होंने यूज किया मिला, लेकिन उसको इनकैश करना और उसको फिर चेस करना, आई थिंक चैलेंजिंग भी तो होता है ना, जिस तरह से आपने अपने फ्रेंड्स की बात की है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें से ना आपको 24 में से 25 घंटे जो है ना पढ़ना पड़ता है एटलीस्ट। मुझे लगता है ज्यादा स्मार्ट लोगों का काम है। अरूसा जो है एक मरतबा फिर से राब्ता बहाल हो चुका है हमारा उनसे। अरूसा, हम बात कर रहे थे, आपसे बता रहे थे एक्चुअली कि सबसे ज्यादा चैलेंजेस जो थे या चैलेंजिंग आपके लिए कौन सा मरहला था तैयारी करते हुए? अच्छा, देखिए, वैसे तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, आई एम प्रिविलेज्ड, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट एक्सेप्शनल थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था वो इसकी एक इंटेलेक्चुअल फाइट ही थी, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो हम लोग बड़े लॉजिकल लोग होते हैं, टू द पॉइंट काम करना है, कैलकुलेटर का साथ नहीं छोड़ना है, एंड यू नो 1-0 पे हमारी ज़िंदगी ऑपरेट करती है। लेकिन CSS जो है एक डिफरेंट रियाल्म है, सोशल साइंसेस की एक दुनिया है, यानी कि अगर आप अपने इर्द गिर्द या फिर आपके घर में कोई काम भी कर रहा है, कोई मीनियल जॉब कर रहा है, तो आप सोचेंगे कि ये क्यों इस तबके में लाया करता है और मैं क्यों प्रिविलेज्ड हूँ।
इसके पीछे जो है वो मैकेनिज्म क्या है, एक पूरी आपकी चेन ऑफ थॉट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैच्योर थॉट प्रोसेस डेवलप करना, अच्छा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट क्रिटिकल, दैट वाज चैलेंजिंग, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, और वो है बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी जिसको ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता है। कितने ही बहुत ही कम लोग हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है या किसी माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक है और वो किसी की पोजीशन के ऊपर हैं। ये हमारे मुल्क का डायलेमा है, ये हमारे सिस्टम की खराबी है। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं आप जैसे, जिनको अगर चांस मिले तो वो उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जितना हम लोग कर रहे हैं, बीइंग द मेजॉरिटी। मुस्लिम्स की मैं बात करूँ पाकिस्तान के अंदर, एक तो आप इसको बीइंग क्रिश्चियन आपने कितना फील किया है, और अब जब एक की रोल के अंदर आप इंशाल्लाह अगर आ जाती हैं तो आप क्या रोल प्ले करेंगी टू मेक दिस थिंग स्ट्रेंथन, कि आपकी कम्युनिटी की या माइनॉरिटीज़ के लोग और आगे और कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, देखिए माइनॉरिटीज़ जो हैं वो क्योंकि एक ऑलरेडी एक जो है वो लेसर पॉपुलेस है, एंड देन माउंटिंग टू द की पोजीशंस आई थिंक इज़ हार्ड फॉर एवरीवन। इट्स जस्ट आई थिंक वेरी सिंपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कि जो लोग ज़्यादा होते हैं और फिर वो कोशिश भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा की पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं। इस वक्त भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा डिलेमा, सो माय फादर इज़ अ विजनरी एंड ही हैज़ वर्कड अ लॉट इन दिस डायरेक्शन कि वो माइनॉरिटीज़ के लिए हमेशा कोशां रहते हैं कि यू नो बेहतर से बेहतर की तरफ अपने यूथ को लेके जाना है, क्रिश्चियन यूथ को स्पेशली। तो वो बहुत परेशान हुए कि रिजल्ट, मैं तो पास हो गई, ही वॉज हैप्पी अबाउट दैट, बट ही वॉज वेरी सैड कि सिर्फ 11 अकलियती लोग, और यहाँ पे मैं सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, क्रिश्चियंस जो हैं वो 5 पास हुए हैं जिसमें 4 लड़के हैं एंड आई एम दी क्रिश्चियन लेडी, एंड उसके अलावा जो है वो 6 हिंदू पास हुए हैं। लेकिन हमारी जो अकलियती सीट्स थी वो 104 थी, तो आप देखें कि सिर्फ 11 सीट्स फिल होंगी ऑलमोस्ट। इसमें हो सकता है कोई फैक्ट्स ऊपर नीचे हों, लेकिन दिस इज़ द 99% अप्रॉक्सीमेट फिगर दैट आई एम गिविंग यू। तो ये डिलेमा है, एंड जो मेरे वालिद साहब की इस पे ज़्यादा रिसर्च है तो मैंने उनसे भी ये बात डिस्कस की थी, तो वो ये कह रहे थे कि इसमें मसला हमारा अपना है। देखिए मैं भी तो 3 दफ़ा फेल हुई एंड देन चौथी दफ़ा मैंने कामयाबी हासिल की, हालांकि आई कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। तो मेरे ख्याल में इनकरेजमेंट है। आप ये समझते हैं कि जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनकी दिलचस्पी का भी फुकदान है जिसकी वजह से लोग कम आते हैं, और जाहिर बात है कुछ सोशल बैरियर्स तो हैं, उनसे तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। और उस में आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप जब भी आपकी इंटरव्यू हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, ऑफिसर बन जाए, यू नो थोड़ा प्रोटोकॉल सीन ऑन हो जाए, फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह, फिर भी आपसे पूछेंगे कि अब क्या प्लान है। इंटरव्यू थैंक यू वेरी मच एंड यू आर सो इंस्पिरेशनल फॉर द वाचिंग। भाई अगर नाकाम हो जाए तो दोबारा कोशिश करें, और अगर आप माइनॉरिटीज हैं तो जरूर कोशिश करें, आपकी इतनी सीट्स खाली हैं क्यों नहीं फिल करते उनको। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। अब उस मसले का जिक्र जिससे सिर्फ पाकिस्तान जिसका शिकार है और दुनिया में शायद एक आध मुल्क, हम पोलियो की बात कर रहे हैं। इससे बचाव की मुहिम, कतरे पिलाने की बच्चों को मुहिम शुरू हो चुकी है। 7 रोज़ा ये मुहिम है और इसका आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ हुआ था, जबकि बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी खदशात है उसके बायस मुहिम 1 रोज़ ताख़ीर से शुरू हुई थी। बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ हो गया। 143 ऐसे अजला हैं जिसमें ये मुहिम चलाई जाने वाली है, और इस मुहिम के अंदर 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जिनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। और ये जो मुहिम है ये पोलियो केसेस में तशवीशनाक इजाफे के बाद शुरू की जा रही है, हंगामी बुनियादों की। हाउ अनफॉर्चुनेट के एक मरतबा फिर से हम इजाफा देख रहे हैं पोलियो के केसेस का, कि वो सामने आ रहे हैं। 16 से 22 दिसंबर तक ये जो पोलियो मुहिम है ये जारी रहेगी, और इस वक्त भी जो सिचुएशन है वो ये है कि कुछ नए केसेस अभी भी सामने आए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी होती हैं। एक रिसेंटली अटैक भी हुआ था पोलियो टीम के ऊपर जिसमें एक शहादत हो गई थी। तो इस सारी सिचुएशन पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कलीम मलही साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही आई थिंक रह गए हैं जिधर पोलियो अभी बाकी है। आपके नज़दीक क्या वजूहात है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी कि मैं इस फोरम से पोलियो के जैसे बहुत अहम मसले के ऊपर लोगों तक कोई पैगाम पहुंचा सकूंगा। जैसे आपने फरमाया शाह कि पाकिस्तान में इस वक्त रैम्पेट है पोलियो भी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 63 केसेस अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं और 83 अजला के अंदर ये चीज़ फैल रही है। तो अभी वक्त की बहुत ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर बड़े शिद्दत से काम करें। और वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह मुझे समझ लगती है वो ये है कि अभी तक हमारी एजुकेशन लेवल का वो नहीं है जिसमें मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हम लोग ख़त्म कर सकें लोगों के। और उसके अंदर एक तो ये है कि वो कहते हैं जी कि इसके अंदर शायद कोई
इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि इनफर्टिलिटी काज कर देते हैं, या इस तरह की कोई मेडिसिन शामिल है, और कुछ ऐसा तबका हमारा रिलीजियस भी है कि जिसको कुछ रिलीजियस कंसर्न्स भी हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरा ये कि आप देखें कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर, उसकी वजह से हम जितनी भी कंपेन करते हैं वो या तो वो पोस्टपोन बाज़ हो जाती हैं, ख़ास तौर पे उन इलाकों के अंदर जो कि रिमोट हैं, जैसे बलूचिस्तान है। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हेल्थ का कंपैरेटिवली पुअर है, स्पेशली फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर। सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली KPK में और बलूचिस्तान के अंदर, और हमारे जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, उनको थ्रेट रहती है और उनकी लाइफ एट स्टेक होती है। इस वजह से अक्सर जो है उनको बलूचिस्तान जैसे एरिया में ख़ास तौर पे हमें हायर करने में भी हेल्थ वर्कर को प्रॉब्लम होती है, उनकी कमिटमेंट ज़रा कम हो जाती है उस पर। इसके अलावा हमारा जो है सैनिटेशन, हाइजीन, सीवरेज का निज़ाम वो काफ़ी डाउन है, उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है कि एक दफ़ा सर्कुलेट। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब आपने खुद भी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की तरफ इशारा किया, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वजह है पोलियो के कतरे से बचाव के कतरे ना पिलाए जाने की। हम लोग ये समझते हैं कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया कि जिसमें कुछ ऐसा शामिल है कि वो अगर कोई बच्चा पिएगा तो वो शायद आगे बाप नहीं बन सकेगा या माँ नहीं बन सकेगी बच्ची। इस तरह की कंसेप्शंस मौजूद हैं, मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं। इसको हम हल करने के लिए कोई इक़दाम कर पाए हैं? ये मजहबी रुझानात जो एक इतनी एक्सट्रीम अप्रोच हम रखते हैं इस मामले पे। जी बिल्कुल ठीक है फरमा रहे हैं आप। ये इसमें हम थोड़ा सा डेंट तो डाल सके हैं, लेकिन जिस तरीके से और जिस लेवल पे हमें पहुंचना चाहिए था हम नहीं पहुंच पाए समहाउ। उसकी वजह है कि कुछ रिलीजियस फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि या तो उनको एजुकेशन का लेवल का प्रॉब्लम है, उनको सही तरीके से चीज़ों की समझ नहीं, या उन लोगों को इसकी डिजीज़ की सिवियरिटी का अंदाज़ा नहीं है। तो ये इस तरीके से हमें ये कैंपेन अपने इस फैक्टर को, रिलीजियस फैक्टर को, हमारे टीचर्स को और हेल्थ वर्कर को, इनकी एक कोलैबोरेटिव टीम होनी चाहिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हर एरिया के अंदर। और आप देखें पंजाब के अंदर माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और मैं समझ आप देखें सिर्फ एक केस अभी तक रिपोर्ट हुआ है 2024 में, और उसकी वजह यही है कि यहाँ पे हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी हमें कंसंट्रेट बेसिकली करने की ज़रूरत है KPK में, बलूचिस्तान में, इसी तरह सिंध में भी। तो वहाँ पे अगर हमें लोगों को साथ, क्योंकि वडेरा सिस्टम भी वहाँ पे है, उधर अप्रोच भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, और डिफरेंट ओपिनियन भी लोगों के हैं, ख़ास तौर पे उस सेक्टर का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो उन लोगों को ऑन बोर्ड लेने के लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन को बहुत स्पीड अप करना पड़ेगा, हाई लेवल की करनी पड़ेगी। जो डिग्निटरीज हैं इलाके के, उन सारों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और मस्जिद और मदरसे से अगर हम ये कैंपेन कर सकेंगे तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस महीने के ऊपर काबू पा लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी ज़रा आप जो देखने वाले हैं ना उनको बता भी दें कि अगर पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे ना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं। क्या मौत भी वाकई हो सकती है सुए केसेस में पोलियो के? जी ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया आपने। एक्चुअली पोलियो ऐसा मोजी मर्स है, इतनी क्रिपलिंग डिजीज़ है कि एक तो ये कि अगर किसी को हो गया तो माजूरी लाइफ टाइम चलती है उसकी। नंबर 2 ये कि इसकी एक किस्म ऐसी भी है जो कि इन्वॉल्व कर लेती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी, और उससे वो जानलेवा साबित हो सकता है। एंड यू नेवर नो कि कौन सा पोलियो किस बच्चे को कैसे इफेक्ट करेगा। तो ये ज़िंदगी भी, अगर हम पोलियो वैक्सीनेशन जो है ये आप देखें फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल है, और सारी दुनिया ने यही वैक्सीन इस्तेमाल करके पोलियो पे कंट्रोल पाया। हमें मिथ से, मिसकंसेप्शन से, मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि हम लोगों को ये अवेयर कर सकें। कुछ लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है इतनी कि इतनी डेंजरस ये बीमारी है। तो ये तो बिल्कुल, और इसमें एक्चुअली 95% बच्चे जो होते हैं ना ऐसे होते हैं जिनको सिम्टम्स ही नहीं आते। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको सिम्टम्स आ जाते हैं। तो फिर वो जिस स्टेज पे बीमारी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं, तो फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वैक्सीनेशन ही इसका हल है, इसकी प्रिवेंशन ही इसका हल है। खैर मैं तो ये समझता हूँ कि वो जिंदगी भी, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, क्या ज़िंदगी है जिसमें आप एक बच्चे को अपनी छोटी सी लापरवाही की वजह से उम्र भर के लिए मोहताज और माजूर कर देते हैं। वो क्या ज़िंदगी है उस बच्चे की, आप इस बारे में सोचिए। ये जिन अफवाहों की या मिथ्स की डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं, एक तो ये कि कौन इसका बुनियादी तौर पर बायस है, कौन फैला रहे हैं, और क्या कुछ गवर्नमेंट रूल्स हैं जो इसको हेल्प करते हैं कि ये ना हो और पोलियो के हवाले से अवेयरनेस बढ़े?
इसमें एक तो ये है कि देखें, जिन लोगों को ये तो गवर्नमेंट को बड़े सख्त किस्म के रूल बनाने चाहिए इसमें, जैसे दहशतगर्दी से हम फाइट कर रहे हैं ना, ये डिनाइल वगैरह से और वैक्सीनेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को करनी चाहिए, हर फैमिली को बाउंड करना चाहिए, जैसे भी रूल्स और रेगुलेशंस कायम किए जाएँ। दूसरा, जहाँ तक पेरेंट्स का तल्लक है, पेरेंट्स का ये है कि एक तो ये कि उनको खुद अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको मिसकंसेप्शन से, मिथ से निकलना चाहिए। अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से पूछ लें। फिर ये कि पोलियो की टीम्स जितनी हैं, पोलियो हेल्थ वर्कर जितने हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हर बच्चा जो 5 साल से कम उम्र का है उसको वैक्सीनेट कराना चाहिए, और जितनी बार कैंपेन चले उतनी बार ही कराना चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं जी कि 2 दफ़ा करा लिया, 5 दफ़ा करा लिया, दिस इज़ इनफ। दिस इज़ नॉट इनफ, क्योंकि अगर ये सर्कुलेट कर रहा है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो आपको हर दफ़ा बूस्टर चाहिए, आपको हर दफ़ा वैक्सीनेशन चाहिए। और इससे ये होता है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जब बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो कुछ एक दो दुका रह जाएं तो उनको भी वैक्सीनेशन के फ़ायदा हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स को तो, और उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर वो साथ चलेंगे तो ये सिर्फ अपने बच्चे का नहीं, पूरी कम्युनिटी का, पूरे मुल्क का ये फ़ायदा है, बल्कि पूरी दुनिया का फ़ायदा है। तो इसके अंदर तो हर दिलो जान से हर बंदे को शरीक होना चाहिए और पूरा कॉम्पिटिशन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे से बता दिया कि हुकूमत की तरफ से कौन कौन से इकदाम किए जा रहे हैं, और पंजाब का खास तौर पे आपने जिक्र किया कि वहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, इसलिए काफ़ी कम भी हो गया है। मज़ीद क्या किया जा सकता है अवेयरनेस फैलाने के लिए और इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कि वालिदैन जो है ना वो मान जाएं कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला लें? जी बेहतर, गवर्नमेंट माशाल्लाह बहुत एफर्ट्स कर रही हैं, नेशनल लेवल के ऊपर भी, पंजाब के लेवल पे ख़ास तौर पे। और उसके अंदर मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह इन्होंने डिस्ट्रिक्ट पोलियो कमेटीज़ बनाई हुई हैं, वो कमेटीज़ जो हैं वो डीसी उनको हेड करता है। उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, वो वर्कर्स को भी हायर करते हैं, कंपेन्स भी करते रहते हैं, मुख्तलिफ अवेयरनेस सेमिनार्स भी करते हैं, और इसके अलावा वो सैनिटेशन पे, हैंड हाइजीन पे, इन चीज़ों के ऊपर भी ख़ास तवज्जो करते हैं, डाटा कलेक्शन के अंदर। और ये ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि वी आर डेफिशिएंट इन डाटा। हमारे पास जब तक नंबरिंग एग्जैक्ट नहीं होगी, कितने लोग रह गए, अक्सर बच्चे रह जाते हैं, उनको पिन पॉइंट करना, उनको रिपीटेडली हैमर करना, उनको दोबारा बार बार करना। और अभी भी जैसे कैंपेन हो रही है, इसमें जो मिस्ड रह गई हैं उसके लिए भी 2 दिन मुख्तस किए गए हैं। तो जो मिस्ड हों उनको भी करना चाहिए, और गवर्नमेंट को डेफिनेटली इंश्योर करना चाहिए कि जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, जब तक हेल्थ वर्कर्स को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, वो प्रोटेक्टेड फील नहीं करेंगे, उनके लिए फार फ्लंग एरिया में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और केपी वगैरह में काम करना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए तो स्पेशल टीम्स होनी चाहिए, और उनको स्ट्रेंथन करें, हेल्थ स्ट्रक्चर करें, जो वीकनेसेस हैं उनको ख़त्म करें। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छे से आपने डॉक्टर साहब कंसिस्टेंटली काम करना ज़रूरी है। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कलीम मलही हमारे साथ मौजूद थे। अगेन, इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे जाएं, पोलियो के कतरे जो है ना वो आपने अपने बच्चों को लाजमी पिलाने हैं। बहुत से लोग बच्चे छुपा लेते हैं, वो कहते हैं, और इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। जितनी भी मसाजिद हैं, मदरसे हैं, इमाम बारगाहें हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उनके जो भी रूह रवां हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों को अवेयर करें अपने उस स्पीकर के ज़रिए माशरे की बेहतरी के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी नस्ल की बेहतरी का मसला है। और इस वक्त दुनिया भर में सिर्फ 2 ममालिक है जहाँ पे पोलियो है, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान है और हम हैं। तो आप खुद सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं। तो फैसला जो है ना वो आज करना है, कल बच्चे को चलना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ है जो कि काफ़ी हद तक हमें नेशन को माजूर कर सकती है, और वो है इंटरनेट की स्लो स्पीड, जिसका हमने मसला बार बार उठाया है। हम अगर इंटरनेट हमारे यहाँ सुस्त रवि का शिकार इस 2025 में होगा तो हम क्या करेंगे? VPN रजिस्ट्रेशन हो या सोशल मीडिया तक रसाई हो, इसमें वक्तन दुश्वारी की शिकायत सामने आती रहती हैं। अब जो पार्लियामेंट है उसके ऐवान ज़ेरी में, यानी कि कौमी असम्बली में, जो वज़ीर मुमलिकत बराए IT और टेली कम्युनिकेशन है शिज़ा फातिमा ख्वाजा, उनकी तरफ से एक डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट 2024 नामी बिल पेश किया गया है, जिस पर हमने बात भी की है। और इस कानून के जरिए को एक डिजिटल फोरम में तब्दील किया जाएगा, ऐसा कहना है। अच्छा जी, अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इससे गवर्नेंस को डिजिटलाइज करने में भी मदद मिलेगी। अच्छा, ये है क्या? जरा देखते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। अच्छा जी, वफाकी हुकूमत जो है उसके मुताबिक डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 के तहत 2 नए इदारे कायम होंगे, जिनकी मदद से मुल्क के मुख्तलिफ शोबों को आपस में जोड़ा जाएगा और सरकारी उमूर को डिजिटलाइज किया जाएगा। बिल का मुसव्वदा जो है वो ये कह रहा है कि वफाकी सतह पर नेशनल डिजिटल कमीशन यानी कि NDC का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। बिल्कुल, और तमाम जो सूबाई वज़राए आला हैं और नादरा PTA जैसे बड़े सरकारी इदारों के सरबराहान या नुमाइंदगान इसका हिस्सा होंगे। जो डिजिटल कमीशन है, इस
एक्स के ज़िम्मे कौमी डिजिटल मास्टर प्लान और उस पर अमल दरामद की मंजूरी भी होगी। बिल के मुताबिक पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी PDA के नाम से एक दूसरा इदारा भी तश्कील दिया जाएगा। 6 रुकनी अथॉरिटी के चेयरमैन की नामजदगी प्राइम मिनिस्टर करेंगे, उनका सवाबदीदी इख्तियार होगा और दोनों इदारों की जो माली ज़रूरत है उसको डिजिटल नेशन फंड्स के जरिए पूरा किया जाएगा। अब ये जब सूरत हाल सामने आई तो जाहिर बात है इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना अपना टेक भी सामने आया। अब्दुल कादिर पटेल साहब थोड़ा सा मेरे जज्बात की तर्जुमानी भी उन्होंने की, दो कि मैं इस हक में हूँ कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपने इस तरह के कवानीन को सामने लाना था तो फिर इंटरनेट का सत्यानाश क्यों किया गया। उन्होंने कहा जी IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान है, इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी। अब्दुल कादिर पटेल ने मजीद क्या कहा या क्या अल्फाज थे उनके, जरा सुनिए। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप कहें कि हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ हाउस तक बात जाए। तो मेहरबानी करके सर, इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है। मेरा क्वेश्चन ये कि ये फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते इसका जवाब। अब्दुल कादिर पटेल साहब का ये जो बयान है ना, ये सिर्फ आपकी नहीं पूरे पाकिस्तान के जज्बात की तर्जुमानी है जो उन्होंने तनकीद की है। शाजिया मरी साहिबा जो है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को, हालांकि इत्तेहादी हैं, बट क्या कहा उन्होंने जरा सुन लेते हैं। एक ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहा है कि इस मुल्क में IT का क्या निज़ाम है, इंटरनेट की क्या हालत है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन उस बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है, ये कहा जाता है। फायरवॉल सुन के अल्टीमेटली एक वजीर इत्तलात ऐसे ताबड़तोड़ हमलों का जवाब देता है और वो उसका शिकार होता है। लेकिन आजकल शेजा फातिमा है जो कि IT की मिनिस्टर है और उनके सामने ये सवाल जब आया, उन्होंने कहा अगर हमने बंद करना होता तो हम सिर्फ X को क्यों बंद करते, हम टिकटॉक बंद करते, हम फेसबुक बंद करते, इसमें हमारी गलती नहीं है। सुनिए वो उन्होंने क्या जवाब दिया। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा अवामी लेवल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो या टिकटॉक है या फेसबुक है। X की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज X ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। जी, वैसे तो हम देखते हैं कि ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद की जाती है और हुकूमत उसका जवाब देती है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत ही हुकूमत पर तनकीद कर रही है और हुकूमत ही जवाब दे रही है। इसके ऊपर हमने सोचा कि थोड़ी सी ज़रा बात कर लेते हैं कि ये जो नया बिल लाया जा रहा है इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी और पाकिस्तान को जो ये जो डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है, अगर ये सही तरीके से किया जाता तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हमारे साथ मौजूद हैं कंवल चीमा साहिबा, डिजिटल एक्सपर्ट हैं, उनसे ज़रा इस बारे में बात करते हैं। कंवल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यही सवाल मेरा कि ये जो डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट है ये किस तरह से अमल में लाया जाएगा और आपको लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना इस तरह से डिजिटल शनाख्त का ये कानून? जी बिल्कुल, अगर ये डिजिटल एक्ट जिस तरह से कह रहे हैं और अगर पूरा पाकिस्तान डिजिटलाइज हो जाता है और सारे जो गवर्नमेंट के स्पेशली इदारे हैं वो डिजिटलाइज हो जाते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिर एक्शन करना ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉसिबल नहीं रहेगा अगर ये सही तरह से होता है। देखिए, बाहर के मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो शहरी हैं उनके पास एक डिजिटल कियोस्क होते हैं, वहाँ पे वो जाके अपना कोई भी काम करवा सकते हैं, अपने जो लाइसेंस से रिलेटेड, बर्थ सर्टिफिकेट, जितना भी कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल थ्रू दोस कियोस्क, जो कि भी शहरी जाके आराम से अपने करा सकते हैं कोई भी काम। तो उस पर बिल्कुल प्रेडिक्टेबल होता है।
जो फ़ी होती है वो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में फ़ी होती ही नहीं है। तो एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल तरीके से सब शहरियों के उसी टाइम स्पैन के अंदर कोई वास्ता, कोई हवाला, कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रोसेस वेल डिफाइंड होता है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन करती है। डिजिटलाइजेशन ये करती है कि डिजिटलाइजेशन जो है वो चीज़ के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी ले आती है, ट्रांसपेरेंसी ले आती है, विजिबिलिटी ले आती है, सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस ले आती है। तो ये अगर सही तरीके से, जिस तरह के वेस्टर्न हुकूमतों ने डिजिटलाइजेशन की हुई है अपने सब इदारों की, अगर उस तरह से होता है तो बहुत अमेजिंग है। पाकिस्तान में ये कैसे होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे रवाजी और है, कल्चर ही और है, टैक्स इवेजन इस कदर, क्योंकि देखिए जब ये डिजिटलाइज होता है तो फिर हर एक के टैक्सेस, हर एक सब उसके नेट के अंदर आ जाता है। कोई टैक्स मुझे ऐसा लगता है कमल, जिस बात का शिकवा अपोजिशन तो नहीं कह सकते, पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ लीडरान कर रहे थे उसका शिकार हम और आप भी हो रहे हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक होकर हम तक पहुंच रही है। अच्छा, ये जो गिला इस वक्त कादिर पटेल साहब कर रहे थे या शाजिया मरी कर रही थी, आप बीइंग द डिजिटल एक्सपर्ट इस कमेंट को बाय करती हैं कि एक जानिब गवर्नमेंट ने फायरवॉल जैसी चीज़ें इंस्टॉल की, ओवैसी नेशनल सिक्योरिटी का तस्करा करके, लेकिन उससे हमारी जो सोशल ऐप्स है वो भी डिस्टर्ब हुई, दूसरी जानिब इंटरनेट स्लो हुआ, व्हाट्सएप अभी तक स्लो है, एक्स नहीं चलता, वीपीएन्स के रजिस्ट्रेशन का मामला है, और एक तरफ हम डिजिटल पाकिस्तान की बात करें, ये दोनों चीजें पैरेलल हो सकती हैं? आप बाय करती हैं हुकूमत की इस थॉट को? वो तो बैकबोन है ना हर चीज की, हर बिजनेस का इंटरनेट बैकबोन है। आईटी सर्विसेज के जो बिजनेस है वो सिर्फ वो नहीं इफेक्ट होते जब इंटरनेट बंद होता है, सिर्फ वो इफेक्ट नहीं होते, हर तरह का बिजनेस इफेक्ट होता है, क्योंकि इंटरनेट इज द बैकबोन ऑफ ऑल ऑफ दिस। ई कॉमर्स के सारे बिजनेसेस, लॉजिस्टिक्स के सारे बिजनेसेस, हत्ता कि आपके ऑफिस पे किसी ने आपसे मिलने भी आना है तो आपको लोकेशन सर्विसेज चाहिए होती हैं, आप उनको अपने ऑफिस का एड्रेस भेज देते हैं। तो हर चीज इंटरनेट से इफेक्ट होती है। सबसे पहली और बुनियादी बात जो है वो ये है कि जो ये कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे, किसी भी चीज के बेसिस पे इंटरनेट बंद कर दिया गया या इंटरनेट को थ्रॉटल कर रहे हैं, पहले तो उसका कोई ना कोई तोड़ निकालना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट को थ्रॉटल करना इकोनॉमी के पहिए को जैम करने के बिल्कुल मुताबिक, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे हर बिजनेस डिपेंड कर रहा है। तो जो आप डिजिटलाइजेशन करेंगे तो फिर तो सारी, अगर आप इंटरनेट बंद कर दिया करेंगे तो सारी जो सर्विसेज है पाकिस्तान में, जितनी भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, सब स्टॉप हो जाएंगी अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा। और इंटरनेट अगर कभी भी इंटरनेट प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि प्रिडिक्टेबिलिटी इंटरनेट की सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारे बिजनेसेस की कंटिन्यूटी के लिए, और डिजिटलाइजेशन की भी कंटिन्यूटी के लिए इंटरनेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। सही। अच्छा कंवल, ये जो दो दायरे बनाने की बात की जा रही है, नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी, इनके किरदार को आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये सिर्फ डाटा गैदरिंग तक ही महदूद होगा या फिर इसके अंदर मजीद भी कुछ हो सकता है? देखिए, अभी इसकी मुझे बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं पता कि किस तरह ये बनाई जाएंगी, मगर एक चीज़ जो मैं ज़रूर एडवाइस करूंगी और कहूंगी और अपना 2 सेंट्स पुट करूंगी कि जब भी कोई इस तरह का इदारा बने आए तो उसमें एक्सपर्ट्स हों, उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स हों, उसके अंदर ऐसे लोग हों जो कि अंडरस्टैंड करते हैं डिजिटलाइजेशन को, जो कि अंडरस्टैंड करते हैं टेक्नोलॉजी को। अगर आप ऐसे लोग डाल देंगे जिनको पता ही नहीं है, जो कि इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? मतलब तो इसके मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता उन इदारों की, मैं नहीं कह सकती, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि मेक श्योर दैट दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है। और इफ इट हैपेंस, आई मीन, ये जो डिजिटल एक्ट है इसको प्रूव कर दिया जाता है, ये बिल मंजूर हो जाता है, एक लॉ बन जाता है, अथॉरिटी बन जाती है, इसके बाद क्या इम्पैक्ट आप देखती हैं पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर सही तौर पे हर चीज़ डिजिटलाइज हो जाती है, गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटलाइज हो जाती है, ये बिल आ जाता है, तो फिर तो बहुत खुशाइन बात है। इसको तो मैं, अगर सही तरह से होता है तो मैंने आपको पहले कहा कि ये अगर जो चीज़ हो जाती है तो जितनी आपकी सर्विसेज हैं, जैसे बाहर मुल्कों में हम देखते हैं कि पता है कि आप कोई भी चीज़ नहीं, आप बार-बार कह रही हैं अगर सही तरीके से होता है, आपके खदशात क्या है, क्या गलत हो सकता है इसमें? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा चीजें ब्रोकन है ना। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आप जब कोई भी चीज, आप अपना कार्ड ही बनाने चले जाए, कुछ भी करने आपको पाकिस्तान में कुछ भी चाहिए तो इट मैटर्स हु यू नो, ठीक है। पाकिस्तान में रेफरेंसेस चलते हैं, जुगाड़ चलते हैं,
एग्जैक्टली जुगाड़ चलता है। आपने स्पीड मनी पाकिस्तान में चलती है, ठीक है, आप स्पीड मनी दे दें आपका काम जल्दी हो जाएगा, काम हो जाएगा वरना काम होगा ही नहीं। तो ये जो सारी चीजें, जो हमारा कल्चर है हमारे मुल्क का, इस सारी चीज के अंदर डिजिटलाइजेशन कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी? अगर प्रॉपर विल से आती है डिजिटलाइजेशन के भाई ये सब कुछ खत्म करना है, ये सब कुछ पॉसिबल फिर नहीं रहेगा, स्पीड मनी पॉसिबल नहीं रहेगी, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं रहेगा, आपकी हर चीज प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, हवाले रेफरेंस वास्तव की जरूरत आपको नहीं रहेगी। तो ये देखिए बाहर के मुल्कों में इसी तरह होता है ना, जब डिजिटलाइजेशन हो जाती है हर चीज सामने आ जाती है। डिजिटलाइजेशन का फायदा ही है ट्रांसपेरेंसी, इसीलिए वो बाहर के मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी जो होते हैं या देसी जो होते हैं ना, खास तौर पर वो पाकिस्तान को इसलिए याद करते हैं, यार हम जाते हैं, हमारा काम जो है ना वो मेरे चाचे का मुंडा है, हो जाता है ऐसे ही। तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमल थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और इसके ऊपर बात करने के लिए। कमल चीमा हमारे साथ मौजूद। तो जी अगर ये सही तरीके से होता है, कमल कह रही हैं, तो फिर ये अच्छा है, अगर नहीं होता तो फिर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात। वेलकम बैक। वक्त का मुकाबला सख्त। अब फाइनली बात करते हैं कराची के 6 साला मोहम्मद इब्राहिम की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के कम तरीन मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी इब्राहिम हैं, और जो हमारे साथ भी ऑब्वियसली, उन्होंने 1 मिनट में मार्शल आर्ट किक्स के जरिए 45 बॉटल्स के ढक्कन याद है आपको? मैंने क्यों कहा? अच्छा, कम उम्र तरीन है, कम उम्र तरीन 6 साल के हैं। पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जी। मोहम्मद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड्स बनाने वाले मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं। राशिद नसीम के साहबजादे हैं, ये पूरी फैमिली ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। इनकी अहलिया भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, इनके वालिद साहब जो हैं वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। बेटी की बात करने, वो भी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिखवा चुकी हैं। अब 6 साल का ये जो इब्राहिम है, इसने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, तो इसने भी अपना नाम जो है ना वो अपने लिखवा लिया है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। मुलाकात करवाते हैं जी, हमारे साथ दोनों ही मौजूद है, राशिद नसीम साहब भी मौजूद हैं, के साहबजादे जो हैं इब्राहिम 6 साल के हैं, नन्हे मुन्ने से, उनसे भी बात करते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इब्राहिम पहले मैं आपसे बात करूंगी, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, बड़े अभी 6 साल के हैं और अभी से ही आपके कारनामे जो है ना वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। कराटे के अलावा कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? मैं मोबाइल भी देख सकता हूँ, बुक भी पढ़ सकता हूँ और बहुत सारी चीजें, क्लब भी जाऊंगा, बहुत सारी ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस करता हूँ। अरे वाह। और ट्यूशन भी जाता हूँ, स्कूल भी जाता हूँ। ट्यूशन भी जाता हूँ। मल्टी टैलेंटेड आदमी, आप बहुत मुतासिर हैं। काश में ऑटोग्राफ ले सकता, दूर हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं। इस रिकॉर्ड के लिए कितनी प्रैक्टिस की आपने इब्राहिम? मैं अपने रिकॉर्ड के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करता था। स्टूडेंट से रोजाना प्रैक्टिस आता था, फिर से ट्रेन करता था, पढ़ भी सीखे और काटा भी सीखा मैंने। बहुत सारे बोतल के ढक्कन होते हैं उसको भी खोला मैंने, और वो जो मेरा गला पकड़ते हैं उसको ऐसे भी, वो भी सिखा देते, सब कुछ सिखा देते। और जब शाम को क्लब जाते वो भी शाम में बहुत सारी प्रैक्टिस करते। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत इंप्रेस हुए हम, क्योंकि आपके फादर भी आपके साथ हैं। राशिद भाई थैंक यू, आप भी हमारे साथ हैं। एक तो जारी बात है आपकी ट्रेनिंग है, पीछे आपकी सारी मोटिवेशन है, कितने छोटे से बच्चे से आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आ गया। इसके बाद कोई और रिकॉर्ड जिस पे आप नजरें जमाए बैठे हैं अपने बेटे के तवस्सुत से? देखिए, मैंने अभी तो मजीद इनके लिए कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं सोचा है। आने वाले वक्त में देखेंगे, क्योंकि अभी इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हुआ है। तो मैं वैसे तो बेसिकली चाहता हूँ कि ये फाइटर बने और फाइट कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल लेवल पे। लाजमी सी बात है, लेकिन अभी ये बहुत छोटे हैं, तो इनकी ग्रोइंग मैंने शुरू कर दी है, इनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। तो आने वाले वक्त में आप इनको बहुत अच्छे लेवल में कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी इंशाल्लाह जरूर। बिल्कुल बिल्कुल जी, लॉन्ग वे टू गो फॉर इब्राहिम। आप ही बताएं, आप पाकिस्तान के सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जरा बताइए अपने बारे में, कौन कौन से रिकॉर्ड जो है ना वो नाम किए आपने? देखिए जी, मेरे अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो मेरे पास इस वक्त जो है वो 125 इंडिविजुअल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अगर मार्शल आर्ट की कैटेगरीज के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट कैटेगरीज में रिकॉर्ड भी इस वक्त मेरे पास है, जिसमें अगर आप, मेरे पास ननचक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड है, नी स्ट्राइक कैटेगरी के रिकॉर्ड हैं। उसके अलावा फिर एल्बो स्ट्राइक कैटेगरी के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास हैं। बूस्ट स्ट्राइक हो गई। और फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी
बहुत ज़्यादा जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना रखे हैं। और मैं भी दिन ब दिन आप बड़े बड़े यूनिक पाकिस्तानी हैं, लेकिन उतने ही अंडररेटेड भी हैं। आपको वो ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जो मिलनी चाहिए। आपकी जो बेटी हैं साहबजादी आपकी, सुना है 7 साल की उम्र में उन्होंने भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ये इस हवाले से कुछ बताइए हमें। वाह, देखिए जी, माशाल्लाह बेटी ने जो है वो 4 साल पहले जो है वो आज से गिनीज पहले जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और वो दुनिया की सबसे कम उम्र इनफरादी तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली जो है वो लड़की थी पाकिस्तान के अंदर। और 7 साल की उम्र में उन्होंने एल्बो स्ट्राइक का रिकॉर्ड बनाया था, जो कि इंडिया के पास था, और इंडिया की एक बहुत ही मतलब ऑथेंटिक जो है वो मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर थी किरण उनियाल, जिसके बाद तकरीबन कोई 20 से ज्यादा आलमी रिकॉर्ड है। उनका रिकॉर्ड जो है उस वक्त जो है फातिमा नसीम ने जो है वो तोड़ा था एल्बो स्ट्राइक के अंदर, अल्टरनेट एल्बो स्ट्राइक में, और 315 एल्बो स्ट्राइक उन्होंने की थी। बेटी नहीं, मैंने सुना है वालिद और अहलिया जो हैं उनके नाम पे भी रिकॉर्ड है। कोई रह गया है वैसे जिसके नाम पर रिकॉर्ड ना हो आपके घर में? देखिए जी, बिल्कुल मेरे फादर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल उनकी उम्र थी, और वो पाकिस्तान के ओल्डेस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जिन्होंने 70 साल की उम्र में जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया था। और इसके अलावा मेरी वाइफ है, उन्होंने अभी रिसेंटली जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया। उन्होंने एल्बो स्ट्राइक की थी इन 3 मिनट और 680 टाइम जो है उन्होंने एल्बो स्ट्राइक्स की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर, मेरी बेटी और मेरी वाइफ, और उसके बाद अब जो है वो मेरा जो है राशिद, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत जबरदस्त, बड़े इंस्पिरेशनल है आप। और सबसे बेहतरीन बात, राशिद जो कैटेगरीज हंट करते हैं ना कि इस कैटेगरी में बनवाता हूँ रिकॉर्ड, ये बड़ा आर्ट है। मोर देन 125 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नॉमिनीज, आई मीन इनके पास वो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अमेजिंग पाकिस्तानी, सो प्राउड ऑफ यू राशिद, एंड आपके बेटे, आपकी बेटी, पूरी फैमिली, कीप इट अप एंड कीप शाइनिंग। इसके साथ ही वक्त जो है वो भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।